फ्रेशर्स को कोई जॉब देता नहीं है, हकीकत बात तो देखो यही है ना, हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए जॉब में जाने के लिए ना यार। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा नहीं जानता आप आधे घंटे में कि आप कितना बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए प्रोवाइड करते हो, ये हकीकत है। ऑलमोस्ट शायद 3 साल हो गए मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूँ। अब मैं आधे एक घंटे की मेडिटेशन कर रहा हूँ। दारू पीने के बाद भी मेरे को मेडिटेशन करनी है, मतलब मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को चाहिए। सबसे बड़ा लॉस हुआ था कितने का था और कैसा रहा था? ओह, सबसे बड़े लॉसेस मेरे को हुए हैं 1-1 लाख के 2-3 बार। बहुत खराब लगता है यार, मतलब आप 1.5-2 महीने तो रिकवरी मोड पे ही चले जाते हो। ब्रेकअप ज्यादा बेटर था या फिर लॉस ज्यादा? यार दोनों के देखो अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसमें क्या ही कहे। इतने मैंने कोर्सेज कर लिए ना, यूट्यूब से देख लिया, परचेज कर लिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का गेम तो अभी किसी ने बताया ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि सर आप टेंशन मत लो, आप ये 2 लाख रुपए दो, मैं आपका रन करता हूँ एडवर्टाइजमेंट और मैं निकाल के लाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं निकाल के ला पाएगा। क्या ख्याल है अबाउट द स्टॉक मार्केट? बिकॉज आज की डेट में काफी क्रेज है स्टॉक मार्केट का। हाँ, तो मैंने एक अपने ट्रेंड चैनल्स बना रखे हैं जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि अच्छा अब मार्केट आ गया है रेजिस्टेंस पे या मार्केट आ गया सपोर्ट पे, तो जब भी ट्रेंड अपसाइड है, एफआईज और डीआईज ने भी उस स्टॉक में पैसा लगाया है, जैसे ही वो सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट पे आके ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है ऑन द कैंडल साइड, तो उसमें बाय एंट्री कर लेता हूँ। एजेंसीज कितनी फ्रूटफुल रहती हैं फॉर बिजनेसेस? किसको अपना काम एजेंसी को देना चाहिए या फिर उसको इन हाउस करना चाहिए? यार मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ बिजनेस ओनर ना आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर आप ऑपरेशन वाले हो और अगर मार्केटिंग टेक केयर करने लग जाओगे तो फिर आपका ऑपरेशन में बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई Hi everyone, welcome to the show business. My name is Saurav Khaspuri. First of all, I would like to thank all of you मेरे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए। इसी से मेरे को पता लगता है कि येस ऑफ कोर्स मैं कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के सामने शोकेस कर रहा हूँ, एंड मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूँ। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक नए गेस्ट हैं, उनका नाम है मिस्टर तरुण जैन। सो तरुण की और मेरी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग रही है सो फार। हम लोग जो मिले थे, वी मेट इन आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम लोगों ने साथ में डिजिटल मार्केटिंग सीखी एंड वहाँ से हमारी जर्नी की स्टार्ट हुई, एंड वहीं से मेरे को समझ में आ गया था कि तरुण इज समबडी हु विल गोना गो बिग। आपको बता दूं कि इन्होंने होम बिजनेस से लेके वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड के लिए मार्केटिंग ऑलरेडी करी हुई है, ऑलरेडी कर रही है, एंड ये हम लोगों को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको बहुत मज़ा आएगा इस एपिसोड के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर। सो चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हाय तरुण, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया सौरभ। ग्रेट। सो सबसे पहले डर लग रहा है? हाँ। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, दैट इज़ कि तरुण ने कल अपना ऑफिस कंप्लीट करा है। तरुण इज़ डूइंग अ नाइट शिफ्ट, एंड नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके सुबह 5 बजे इन्होंने अपनी शिफ्ट को कंप्लीट करा है। उसके बाद ऑफिस के अंदर ही इन्होंने रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद सीधा यहाँ पर आए हैं इस पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज इनको बहुत शॉर्ट नोटिस मिला था टू डू दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। एनी टाइम यार, एनी टाइम। नो, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। बट येस ऑफ कोर्स, बिकॉज आप एक फ्रेंड भी हो तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, आई गेस। बनता भी है। ग्रेट। सो तरुण, मेरे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक क्वेश्चंस है जो कि मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग जर्नी के अंदर कैसी आपकी जर्नी रही, क्या क्या आपने सीखा और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी भी आपको लगता है कि आप और सीख सकते हो? यार मेरे को ना मार्केटिंग बहुत स्टार्टिंग से ही पसंद थी, ठीक है ना। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे को ना तब से ही, जब मैं एडवर्टाइजमेंट देखता था, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखता था, तभी मेरे को ऐसा लगता था कि ये एडवर्टाइजमेंट कितनी देर तक चलती है। तो एडवर्टाइजमेंट चालू होता था और मैं टाइम को देख रहा होता था कि यूजुअली कितने टाइम तक चलती है। तो 30 सेकेंड 15 सेकेंड में ऐसा काउंट कर रहा होता था कि एक सेकेंड में, अच्छा 30 सेकेंड में एक एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाती है। तो मार्केटिंग में बहुत स्टार्टिंग से ही शौक था। मोरलेस मेरे को बिजनेस के ऊपर क्या क्या काम हो सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शौक था। हमारी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से ही है तो इसलिए भी मेजरली ऐसा हो सकता है। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही इन सारी चीज़ों में शौक था, ठीक है। तो मार्केटिंग इज समथिंग कि मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ मेरे को पसंद है, और ट्रूली कि लोगों को ढूंढना पड़ता है। मेरे को स्टार्टिंग से पता चल गया था कि एक अच्छा है कि मार्केटिंग मेरे को पसंद है, राइट। कि अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर मार्केट भी पसंद है, वो भी मेरे को स्टार्टिंग से ही लगा था। मतलब ये सारी चीज़ें बचपन में ही मेरे को लगी कि अच्छा शेयर मार्केट भी बढ़िया चीज़ है, जब मैं देखता था टीवी पे और इन सब पे कि ये भी मैं करूँगा, अच्छा मार्केटिंग भी मैं करूँगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो इधर से स्टार्ट हुई कहानी मार्केटिंग की। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम्स तो हम लोग एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती थी
फॉर मल्टीपल ब्रांड्स, तो उनको अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना होता था। ओके। सो मुझे उसमें काफ़ी सही लगा। मेरा एक फ्रेंड था जो वो ये सारी चीज़ें करता था, इवेंट मार्केटिंग कहते थे बेसिकली उसे। सो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को भी इवेंट मार्केटिंग करनी है। तो उस टाइम पे हमारे पास पैसे भी कम होते थे, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं, थोड़े से पैसे भी बन जाएंगे और मार्केटिंग भी समझ में आ जाएगी। राइट। तो वहाँ से स्टार्ट करा। ठीक है। मल्टीपल ब्रांड्स थे, जैसे कि कबड्डी का एक उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लॉन्ग बैक 2010 के आसपास था। तो उन लोगों का एक प्रमोशन एक्टिविटी थी जो जीआईपी मॉल में थी। तो उधर हम लोगों ने ब्रांड के बारे में बताया कि क्या होने वाला है, कहाँ पे लॉन्च होने वाला है, लोगों को खिलाया कि अच्छा ये है, क्योंकि वो बस स्टार्ट ही हुआ था Right, खेलो right, कबड्डी करके। हाँ, खेलो कबड्डी। राइट, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वो भी मेरे को मज़ा आया, पर पूरा पूरा दिन लग जाता था, हम लोगों को खिला रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज टाइम पे था, थोड़े पैसे भी बन जाते थे और मार्केटिंग ओवरऑल भी समझ में आई कि लोगों को जाके रीच आउट करना है। तो वहाँ पे मल्टीपल, जैसे खेल कबड्डी के जो मार्केटिंग वाले बंदे थे वो हमारे को बताते थे कि उन बंदों को बताओ जाके, उन बंदों को बताओ जाके। ओके। तो मेरे को करने में मज़ा आता था और मैं लोगों को बताता था और अच्छी कॉन्वर्जेशन होती थी। तो क्या होता था कि चलो बढ़िया करते हैं करते करते वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फिर शटल स्टार्ट हुई। शटल भी एक अननोन ब्रांड है, आप लोगों को पता ही होगा। तो शटल का भी एक प्रमोशन एक्टिविटी थी, वो हम लोगों ने स्टार्ट करी। वो भी मार्केटिंग का ही था। हम लोगों को बता रहे थे कि ये कैसे होती है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे इसे यूज़ करना है। ओके। तो ओवरऑल मेरे को ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का सबसे अच्छा लगता था। और दूसरा मेरे को ये भी समझ में आता था कि अच्छा इसे और कैसे बढ़िया करा जा सकता है। ओके। तो वो मेरे को ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही पसंद आने लगी। कॉलेज टाइम पे हुआ और कॉलेज में शायद लाइक सेकेंड ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। दो मेरे को स्टार्टिंग से बिजनेस में जाना था, तो कभी ऐसा जॉब का माइंडसेट था नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसके बाद मैं जॉब में चला गया, मतलब बिजनेस में चला गया फैमिली के साथ। बट उधर जमा नहीं मेरे को, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मेरा एक ड्यूरिंग मार्केटिंग टाइम्स में वहाँ पे एक ओनर थे जिनके साथ मेरी अच्छी बनने लग गई थी। तो उन्होंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करा था, वो अपना ही एक मार्केटिंग का सेटअप कर रहे थे। तो मैं उनके साथ एसोसिएट हो गया। तो मल्टीपल ब्रांड्स के साथ हम लोगों ने तब काम करा। पेपर फ्राई करके था एक ब्रांड जो उस टाइम स्टार्ट हुआ था। मिल्क बास्केट था, उनके हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो गुड़गांव जाना पड़ता था, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हम लोग जाते थे। सुबह सुबह लोगों को बता रहे हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, कैसे इसे बेनिफिट है। तो वो सब सही लगा। बट ड्यूरिंग दिस टाइम ना मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं जो लोगों को बता रहा हूँ ना, तो वो क्या है कि हर टाइम राइट ऑडियंस पे नहीं हमारे प्रोडक्ट पहुंच रहा है। मैं जिनको भी बता रहा हूँ उनको जरूरी नहीं है उनको पता है इस प्रोडक्ट के बारे में, या उनको नीड भी है इस प्रोडक्ट की। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा। तो मेरे को सिर्फ एक आइडिया समझ में आया कि यार ये ऑडियंस गलत है जिसको मैं बता रहा हूँ, कुछ सही है कुछ गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग थी, आप जा जाके बता रहे हो लोगों को। राइट। ठीक है, तो फिर मैंने अपने जो बॉस थे उनसे बात करी। मैंने कहा यार मेरे को लग रहा है ना ऑडियंस थोड़ी सी गलत है, हमारे को ना एक सही ऑडियंस पे होना चाहिए। तो हम लोग मेक श्योर करते थे कि हम एक सही ऑडियंस के पास जाकर पहुंचे। कि अगर जैसे किसी को मिल्क बास्केट, एक वो जो प्रोडक्ट था मिल्क और ये सारे जो सामान होते हैं घर के जो सामान है उनके सारे में बात करनी है, तो बच्चों से बात करने का कोई पॉइंट नहीं, बच्चों को बताने का कोई पॉइंट नहीं है। या फिर जो बंदा जॉब के लिए भाग रहा है उसे बताने का, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था पॉइंट है। तो मुझे लगता था अच्छा लेडीज हैं जो एक टारगेट कस्टमर है। तो मेरे को एक टारगेट कस्टमर का कॉन्सेप्ट ऐसा रियलाइज हुआ, कहीं पढ़ा नहीं था इतना मेजरली, कि यार राइट ऑडियंस पे प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए आपका। तो फिर मैंने जब उनसे बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे है यार, मेरे को लगता है कि इसमें ना थोड़ा सा ऑडियंस का एक गेम है, ऑडियंस के सही गेम पहुंचाएंगे तो जाके बढ़िया काम होगा। राइट। तो उन्होंने कहा कि यार एक ना डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चल रही है। तो कह रहे कि वो उसमें ना कुछ ऐसा ही होता है, उनको भी ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं। ये कब की बात है? ये लॉन्ग बैक 2014-15 के बाद है, 14-15 के आसपास की बात होगी है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर तब भी मैंने कहा चलो, वो एक आइडिया आया कि ठीक है, मैं अपना इवेंट करता रहा। फिर उसके बाद मेरे को एक इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का था। तो मैंने कहा यार चलो कर लेते हैं। तो वो एक्सपेंसिव भी था। तो मैंने कहा कि यार इतने पैसे तो आ नहीं रहे हैं, बट ठीक है। तो उन्होंने भी मेरा सपोर्ट करा, फैमिली वालों ने भी सपोर्ट करा, एंड वी स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पर मैं तेरे से मिला। ठीक है ना। बिल्कुल। और शायद हमारी कॉन्वर्जेशन मुझे जहाँ तक याद है कि इंस्टीट्यूट में मैं आया था 3 या 4 दिन ही हुए थे। तो मैं सिर्फ एक बार तेरे से बात करी होगी। ठीक है, नीचे सुट्टे पे बात करी हम लोगों ने, और उसके बाद 2 दिन बाद तू नहीं आया। ठीक है ना, पता नहीं कैसे कि तेरे साथ मेरा कनेक्शन अभी तक तब से जुड़ गया। नहीं तो सुट्टे तो हमने पता नहीं कितनों के साथ पी लिए थे, तो वो एक अलग कहानी है। ठीक है, तो वहां पे मेरे को समझ में आया कि अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग से टारगेट ऑडियंस का क्या लेना देना। राइट। ठीक है, तो आप राइट सेट ऑफ ऑडियंस पे अपनी राइट सेट ऑफ मार्केटिंग कर सकते हो। एग्जैक्टली।
तो उससे क्या होगा कि आपने जो पैसे लगाए हैं, एज अ ब्रांड ने जो पैसे लगाए हैं, उसको भी आप अच्छा रिटर्न दे पाओगे। और मेरे को ना स्टार्टिंग से ये था कि मैं किसी के लिए भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा अपना काम करने का था, तो मैं हमेशा दूसरे का काम भी अपना काम समझ के करता राइट था, राइट ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं उसको भी ध्यान से करेगा, और मेरे को बिल्कुल एकदम बिजनेस ओनर वाला माइंडसेट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा भाई पैसे जा रहे हैं उसके मार्केटिंग में, अगर 2 लाख रुपए जा रहे हैं सही बात। तो उसको 2 लाख रुपए का कुछ तो रिटर्न आना चाहिए ना ट्रू ट्रू बंदे ट्रू। को। वो चीज़ समझ में आई, तो उसके लिए फिर जब डिजिटल मार्केटिंग करी तो हमें पता चला कि राइट ऑडियंस पे अगर हम लोग बात करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो उधर से ही उसकी कन्वर्जन आएगी और लेटर ऑन उसको ग्रोथ होएगी। तो वो मेरे को करना था, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, वहाँ पे चीज़ें समझी, धीरे 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 उन्होंने जितना पढ़ाया, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाया, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं। आई मीन एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे होते हो आप, तो वो सारा थ्योरेटिकल जनरली सीख रहे होते हो। हाँ, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इट इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। कि भाई सोशल मीडिया के आपको पोस्ट क्रिएट करने हैं, हाँ। वो अपलोड करने हैं, उसके बाद फिर कैसा रिस्पॉन्स आएगा यू डोंट नो अबाउट इट। हम्म। इवन एड्स भी होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स आप क्रिएट कर देते हो, उसके बाद जब रन कर रहे होते हो तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा, यू यू नेवर नो। तो या तो वो वाली चीज़ें थी, तो यही सेम था, तो वो कंप्लीट करा। अब कंप्लीट तो कर लिया था, कोई जॉब नहीं देने को तैयार ही नहीं था। तो ये भी एक इशू था, क्योंकि राइट। फ्रेशर्स को कोई जॉब देता नहीं है, हाँ हकीकत बात तो हाँ देखो हाँ। यही है, ठीक है ना। हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए बहुत वेरी तगड़ा, ट्रू वेरी ठीक है ट्रू। ना। एक्सपीरियंस नहीं है तो पैसे नहीं है, हम्म और पैसे तो फिर यही पता चल गया था कि अच्छा अब नहीं मिल रहे हैं, तो छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो आई स्टार्टेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, चॉकलेट फॉर्म थी वो उनकी। तो वो लोगों का 4-5 लोगों का ही सेटअप था। तो मैं उन लोगों के साथ एसोसिएट हुआ और उनके साथ प्रोडक्ट स्टार्ट करा, ये डिजिटल मार्केटिंग समझने का। सही। क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी 4-5 बंदों की, तो उनके पास इतना पैसे भी नहीं थे, ठीक है हम्म। ना, खर्च करने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट में वो बहुत ज़्यादा पैसे लगाएं। तो राइट सब कुछ ऑर्गेनिक करना पड़ता राइट। था। वो जो टाइम था ना, वो जस्ट स्टार्टिंग था मीम्स का, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं पता, बट मीम्स ना जस्ट उस टाइम स्टार्ट ही हुए थे, राइट आई ठीक है ना। रिमेम्बर और मेरे को इंटरेस्ट आ चुका था तब तक उस गेम में, दैट। ठीक है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, इसमें तो कंटेंट बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे। हम्म तो लॉन्ग बैक मेरे को याद था कि शायद एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं वो 200 रुपये पर पोस्ट, और वो भी सिर्फ हम लोग वहीं से ही बूस्ट पोस्ट का जो बटन होता है ना, सबने देखा ही होगा, राइट उस राइट। पर क्लिक कर देते थे कि बूस्ट कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ। तो वो भी एक अलग सा थ्रिल था राइट, हमारा, बहुतों ठीक ने है करा ना। है, बहुतों ने बहुत हाँ। फूके भी है उसमें। आई सो रिमेम्बर दैट। वहां से स्टार्ट करा हम लोगों ने। तो अब ये तो समझ में आ गया, तो जब करा कि पैसे नहीं है, तो आपको ना खुद एंगेजमेंट करनी पड़ती थी, लोगों से बात करनी है, आपको कंटेंट ऐसा क्रिएट करना, ठीक है। तो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तो मैं ही कंटेंट भी क्रिएट कर रहा था, सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, 4 बंदों की वन मैन कंपनी, हाँ, आर्मी वन पूरा। मैन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और वो मेरे को पसंद भी था, हाँ क्योंकि मैं एग्जैक्टली। यही चीज़ करना चाहता था और मैं ये चीज़ कर भी रहा था, वेरी ट्रू ठीक है वेरी ना। ट्रू। तो वो मेरे को पसंद आया। उनके साथ भी कुछ इवेंट वाले थे वो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इंडिगो में जाकर हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना था। और ओवरऑल जो ओनर्स थे वो भी मार्केटिंग के ही थे, तो वो मेरे को और भी मार्केटिंग के बारे में समझाते रहते थे। तो ओवरऑल मेरे को बढ़िया लगा उधर। जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में हूँ या फिर कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो मैं बस पोस्ट पे कमेंट कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। लोग तो मेरे को कमेंट में जाकर ये बोल रहे थे आप कोई टूल यूज़ कर रहे होगा, क्योंकि आपके तो हर कमेंट पे रिप्लाई है। और मेरे को याद है कि हमारे पास शायद 2 लाख एक पोस्ट पे लाइक्स आ रहे हैं, 5,000 कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं 5,000 कमेंट्स पे रिप्लाई कर रहा हूँ सबको, मैनुअली। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग इट, आप या हमारा प्रोडक्ट देख सकते हो, कीप इन टच वगैरह 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 वगैरह। और तो ये पता है सारे। ये वाली जो चीज़ है कमेंट्स करने वाली जो हाँ। था, मैं भी जब अपने टाइम पे मार्केटिंग कर रहा था तो इसकी जो अहमियत है मैंने ये तुमसे सीखी थी। बिकॉज व्हेन यू सेड ना कि भाई जब तूने दिखाया कि अच्छा मैंने हर कमेंट पे कैसे कैसे रिप्लाई करे, और उसके बाद जो इंगेजमेंट देखा, तो उससे मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, सिर्फ मार्केटिंग नहीं करनी होती है, सिर्फ एड्स नहीं चलाने होते, आपको एक्चुअली एंगेज करना पड़ता है। और वो एंगेजमेंट जो है वो मैनुअली करनी पड़ती है आपको। इवन आई रिमेंबर जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, उन पे भी जाके यू यूज टू कमेंट, वो लोगों को वही पूरी। फॉलो करना, उनको मैसेज करना। लाइक आई रिमेम्बर दैट, आई वो लर्न तो दैट फ्रॉम यू। मतलब कि यही करता रहता था मैं बैठे बैठे, और ब्रांड को काफी बेनिफिट हुआ था, काफी राइट। ज्यादा एंगेजमेंट हुई थी। लाइक मेरे को ये याद है कि शायद उनका पेज ऑलमोस्ट डेड ही था यार, जस्ट स्टार्टेड, 50-60 लाइक्स होंगे उनके पास, ठीक है। मैंने शायद 5 या 6 महीने उनके साथ कंप्लीट करा था काम, और 45,000 प्लस लाइक्स हो गए थे, कमेंट्स तो पता नहीं कितने हो गए थे, फॉलोअर्स वॉलोअर्स काफी स्ट्रांग उनका फुटफॉल हो गया था उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उनका प्रोडक्ट भी लोग जानने लग गए थे, अमेजोन पे वो लोग बेच रहे थे। दो डाउन द लाइन कन्वर्जन आती ही है, एज वी ऑल बिजनेस नो। कैसा चल रहा था उनका? बिजनेस कैसा? यार तब तक कि आप इतने छोटे लेवल पे होते हो
हो तो यू हैव डोंट हैव अ प्रिविलेज टू नो कि अच्छा यहाँ से कन्वर्जन आ रही है, क्योंकि वो अपने में ही हाँ, और बताते थे, ये चीज है, मैंने भी देखी कि यार जनरली बिजनेस ओनर जो होते हैं ना, ये चीज छुपा लेते हैं छुपा कि कितना लेते हैं। पैसा कमा रहे हैं। अरे हाँ, यार, हम मार्केटर्स हैं भाई, हमको पता होना चाहिए कि कितना पैसा कमा रहे हो, हमारी मार्केटिंग से कितना पैसा जनरेट हो बन रहा रहा है, है, क्योंकि तभी तो पता लग पाएगा ना कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं नहीं करनी। करनी, लेकिन बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं कुछ कुछ, वो भाई बताते ही नहीं है यार ये चीज। बताते ही नहीं थे। तो ये सारी चीजें चलती रही, एक मीम, बहुत सारे मीम्स मीम्स बनाए, बहुत सारा पोस्ट पे एंगेजमेंट करा। फिर उसके बाद मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गया, AIPL, ब्रांड बस, पहले वो ब्रांड बस थी, राइट राइट राइट। ठीक है ना। सो उधर जाके जो बॉस थे राजीव नारंग, मतलब मास्टर है भाई, वो मार्केटिंग के गुरु गुरु, मतलब मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है। सो उनसे मैंने सीखा भाई, वो 360 मार्केटिंग जानते थे, ओके। ठीक है ना। तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करा था, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, मतलब इन डेप्थ जिस बंदे के पास नॉलेज हो, मतलब वो मिल गए थे मेरे Okay. को, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी उन्होंने बिल्कुल ओपन कर रखा था, जा तुझे जो करना है कर ब्रांड के साथ। तो वहां पे मैंने बहुत सारा सीखा, मतलब डिजाइनर्स के साथ बैठ के डिजाइन बनवा रहा हूँ, साथ में ही बैठ गया उन लोगों के, वो भी लोग पीछे पड़े कि भाई छोड़ दे हमारे को यार, तू मतलब बिल्कुल ही बैठ ही जाता है साथ में। पर नहीं नहीं, उनके साथ बैठ रहा हूँ, मार्केटिंग में सर के साथ बैठ रहा हूँ, पूरे टाइम समझ रहा हूँ कि अच्छा क्या स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एंड यूजर के पर्सपेक्टिव में क्या सोच रहे हैं। तो उनका ऑफलाइन मेजर था, ऑनलाइन कम था, तो मैं उसको ऑनलाइन में भी ऐड ऑन करता था। तो मैंने उस टाइम पे उनके पास काफ़ी ब्रांड्स थे जिनके साथ मैं समझा क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। तो वो धीरे 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 करके अंडरस्टैंडिंग आई, क्योंकि मेरा हमेशा से माइंडसेट यही था कि भाई बिजनेस ओनर के साथ बैठोगे, बिजनेस ओनर्स के साथ काम करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। लोग उसे चाटना कहते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये बिजनेस की ये तो यार सर के साथ ही बैठा रहता है, ये सर के साथ ही घूमता रहता है। राइट। बट भाई मेरा माइंडसेट तो सिंपल सा इतना यही था कि मेरे को अपना धंधा करना था। अब अपना धंधा कैसे कर सकते हो, जो बंदा धंधा कर रहा है उसके बाद बैठो, समझो कि वो डे इन एंड आउट क्या कर रहा है। ट्रू। जब तक आप वो समझोगे नहीं, जब तक आप वो जानोगे नहीं, तो आप बता नहीं सकते हो कि क्या होना है क्या नहीं होना। लोगों ने बहुत बोला कि भाई तू तो मतलब फुल चाटुकार है। मैंने कहा भाई तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को अपना एंड गोल ये है, मेरे को समझ में आना चाहिए काम। मैं उनके साथ बैठा, बहुत कुछ सीखा, बहुत ज्यादा कुछ सीखा। उन्होंने ना एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी मेरे को एक टाइम पे। एक कोर्स था जो मैं लेने की सोच रहा था लॉन्ग बैक, तो मैंने कहा यार वो कोर्स ले लेते। तो मैं ऐसे सर से बात कर रहा था, मतलब सर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी। तो मैं सर से बोल रहा हूँ कि सर एक ना कोर्स लेना है, 3-4 हज़ार रुपए का है। उन्होंने कहा ले ले। मैंने कहा सर 3-4 हज़ार रुपए का है सैलरी, मतलब उन्हें पता तो था ही सैलरी इतनी नहीं है, 3-4 हज़ार रुपए खर्च करवाने। उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली उस टाइम पे, वो बहुत सही लाइन थी, मतलब मेरे को आज तक वो हिट है, और लाइफ में मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि वो कह रहे तरुण एक चीज बता कि पूरे महीने में हम क्या क्या कितना खर्चा कर देते हैं। मैं कहा सर 5-6 हज़ार रुपये का तो हो ही जाता है। कह रहे कुछ भी खा लेगा, कहीं पे भी चला जाएगा, तो 5 हज़ार रुपये का खर्चा तो कर ही देगा महीने में। कह नहीं भी तो 2 हज़ार का कर देगा, 3 हज़ार का कर देगा। मैंने कहा हाँ सर इतना तो हो ही जाता है। तो कह रही ये सोच लियो कि एक महीना खर्चा नहीं करना, सीख लो उस पैसे का, क्या पता रिटर्न ही आ जाए। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो यार, चलो अगर लड़की को लेकर जाना है, गर्लफ्रेंड को लेकर जाना है, तो 1,000-1,500-2,000 रुपए का नोट तो लग ही जाना है। तो उस टाइम पे तो यार उसको बोल देंगे कि एक डेट अगले महीने कर लेते हैं, इस बार सीख लेते हैं। तो वो दिमाग में रह गई मेरे हमेशा। और वही शायद उन्होंने एक क्या कहते हैं ना बीज बो दिया था कि भैया लर्निंग इनएविटेबल है, मतलब वो तो रहेगी आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लर्निंग माइंडसेट उन्होंने मेरा ग्रो करा, ठीक है। तो वो 3,000 से लेके, मुझे याद है कि 3,000 से लेके आज मैं 1.5 लाख रुपए का कोर्स खरीद लेता हूँ। अब मेरे को लगता है कि यार थोड़ा सा है कि रुक जाते हैं, पर हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी पैसे बर्बाद जाते हैं, पैसे हमेशा काम आए हैं, ठीक है ना। तो मैंने उनके साथ करा, कोर्स वोर्स कर लिया। तो ये एक लर्निंग माइंडसेट के रिगार्डिंग में बोलना चाह रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को एक दूसरे ओनर में ने, उनका एक ब्रांड था, मैं उनके साथ काम करा। 2 ओनर्स थे वो भाई भाई, तो मैं उनको भी बड़े भाई की तरह ही मानता हूँ दोनों को। उन्होंने भी मेरे को बहुत सिखाया, मतलब अल्टीमेट लेवल। वो ई कॉमर्स में थे, अच्छा ठीक है ना, और ई कॉमर्स मैंने आज तक नहीं करी थी तब तक। तो मैंने हमेशा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि तरुण हैज़ अ वेरी गुड हैंड इन द ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में कुछ भी हो, कैसे कहाँ से सेल्स आती है, कब कौन सा ऐड चलाना है, कैसे क्या करना है, ही नोज इन एंड आउट ऑफ ई कॉमर्स। सो अभी चलिए जानते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होती है। तो क्या हुआ कि मैं उनके साथ बैठा, वो काफी स्ट्रांग थे एक्सेल में, अच्छा। ठीक है ना, वो काफी स्ट्रांग थे। मतलब एक बिजनेस माइंडसेट कहते हैं ना, प्रॉपर हिसाब वाला जो होता है बंदा, कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है।
तो सर एंड ओनर जो थे, उनके बड़े भाई और वो दोनों ही बहुत बढ़िया थे। ठीक है, तो उनके साथ बैठ के मैं इन एंड आउट समझा कि अच्छा कैसे होता है। मेरे को तब तक नहीं पता था कि मार्केट पोर्टल्स कैसे काम करते हैं, हम्म, ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग थी। तो देखा, सीखा, समझा, उनके साथ चला गया। दो, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गया था, सेम सैलरी पैकेज में चला गया था मैं हम्म, ऑलमोस्ट। तो मेरे को जो मेरे कलीग्स उन्होंने भी बोला कि भाई सेम पैकेज में क्यों जा रहा है। मैंने कहा भाई मेरा माइंडसेट ना सीखने का है, पैसे तो मैं बना लूंगा लाइफ में, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, बस मेरे को सिखा दो अभी तुम लोग। अब मैं फिर उनके पास सीखने चला गया कि अच्छा ई कॉमर्स कैसे काम करता है। मैंने उनके साथ ऑलमोस्ट 1 साल काम करा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, ब्रांड्स के साथ किया, अलग अलग मार्केट पोर्टल्स के साथ किया। अब ई कॉमर्स के बाद फिर मैं दूसरा और अप हैंड के लिए दूसरा एक और एजेंसी में गया। तो उधर मैंने और समझा कि अच्छा और ब्रांड के साथ कैसे काम करते हैं। तब मैंने कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग तब तक मेरे को समझ में आ चुकी थी, क्योंकि मेरे को एजेंसी साइड भी समझ में आ चुका है, ब्रांड साइड भी समझ में आ चुका है। राइट। ठीक है ना। और क्योंकि मैं हर बार डिज़ाइनर के साथ भी बैठ रहा हूँ, मार्केटिंग टीम के साथ भी बैठ रहा हूँ, तो सारा ऑपरेशन भी टेक केयर कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो सब कुछ हुआ, सब कुछ सही रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर उसके बाद बूमिंग बुल्स के साथ काम करा मैंने कुछ टाइम तक। वहाँ पे भी अच्छा अपनी लर्निंग जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने तेरे साथ शेयर करी, राइट। और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा। ब्रांड अच्छा जा रहा है और अच्छा चलता रहे, टचवुड। ठीक है। नाउ अभी मैं अडोबी के साथ काम कर रहा हूँ, उनके डिजिटल मार्केटिंग में टेक केयर कर रहा हूँ। जो छोटे ब्रांड्स के साथ क्या होता है कि आप लोग सब कुछ करते हो, मतलब एवरीथिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो आप सोशल मीडिया भी कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग भी कर रहे हो, पेड सर्च भी कर रहे हो, एवरीथिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, वेबसाइट बनाना। हाँ, सो वेबसाइट भी मैंने बहुत बना दी। मैं कोडर वोडर कुछ नहीं हूँ, मैंने वेबसाइट बना दी, कम से कम 15-20 तो मैंने वेबसाइट बना दी हैं। ई कॉमर्स के बारे में बनानी हो, किसी चीज़ के बारे में भी बनानी हो, अच्छा यूज़र को कैसे माइंडसेट में लेकर कि यूज़र इस क्लिक को करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा। यूडीमी में चाट गया था, डिजिटल मार्केटिंग के जितने कोर्स थे मैंने सारे खरीद लिए थे ऑलमोस्ट उस टाइम पे। तो मेरे मतलब को एक चीज जानना चाहूंगा कि कितना टाइम लगा था एक पूरी वेबसाइट कंप्लीट करने में? एक वेबसाइट बनाने में यार, आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो मेरे को मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन। उस टाइम पे तो यार सीख रहे थे, तो टाइम लगता है, चीज़ें राइट, होती हैं, राइट। बट मेरे को फिर भी याद है कि मैं 15-20 दिन में बना देता था एक वेबसाइट। सही। ठीक है ना। पहला डोमेन नेम कौन सा खरीदा था? पहला डोमेन नेम याद तो है? मेरे खुद के क्लाइंट का ही था, तो उनका खुद का जो ब्रांड था उसका ही नाम से खरीदा था। अब एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ अब उन्होंने आते ही मेरे को बोल दिया था एक वेबसाइट बनानी है। मैंने कहा सर आती नहीं, तो कह रहे अरे कोई बात नहीं। तो अपने। उन्होंने भी कभी रोका नहीं, तो हाँ। हम भी रुके नहीं, उन्होंने राइट, रोका नहीं, हम भी खींचते रहे, चलती राइट, रही राइट, कहानी। राइट, राइट, राइट। जो मैं कह रहा था कि क्योंकि बहुत सारा पार्ट होता है, आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको सब कुछ करने को मिलता है। अब कमिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन तो आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, पेड सर्च, सबका एक अपना अपना डोमेन है। तो मेरे को सारे डोमेन में जाकर एक पेड एडवर्टाइजमेंट सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि यार कमिंग टू दिस पिक्चर, अब डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर लेगा, बट एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो माइंडसेट है ना, ट्रू, ट्रू। वो लेकर आना थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट गेम है। और टू बी वेरी फ्रैंक, इतने मैंने कोर्सेज कर लिए ना, यूट्यूब से देख लिया, परचेज कर लिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी ना उसको सिर्फ स्क्रैच ही खेला है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का गेम, तो अभी किसी ने बताया ही नहीं है सही। मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ना मत, यार पढ़ लेना, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत अलग गेम हो रहा है वहां पर। तो वो जो माइंडसेट और वो जो थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हैं वो एक अलग है। ठीक है ना। मैं मतलब बता सकता हूँ कि मोटा मोटा कि महीने का जो बजट्स होते हैं इन इस लेवल की कंपनीज में? यार वो ना प्रोडक्ट बेस के ऊपर होता है। ठीक है ना। जैसे अडोबी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सीसी के हैं, कुछ डीसी के हैं, मतलब क्रिएटिव क्लाउड है, एक अलग है, एक मोटा मोटी काफी काफी बट एक होता जेनरिक, है, एक वेरी वेरी जेनरिक। काफी ज्यादा होता है, छोड़ देते हैं ये वाली चीज। ठीक तो है। बजट होते हैं और अच्छे होते हैं, और उसमें से भी आप रिजल्ट ड्राइव करते हो। मतलब करोड़ों में? करोड़ों में काम सही, हो सही, रहा है, सही, और सही। डॉलर्स में हो रहा है, तो फिर और भी आप लगा लो, तो अच्छा खासा होता है। नाइस। अच्छा, जैसे अभी एजेंसी की बात करी कि यू हैव वर्क विद एजेंसी, यू हैव वर्क डायरेक्टली विद द ब्रांड्स, अभी यू आर वर्किंग विद एन एमएनसी, तो एक मेरे को एक चीज जाननी है कि यार एजेंसीज कितनी फ्रूटफुल रहती हैं फॉर बिजनेसेस? किसको अपना काम एजेंसी को देना चाहिए या फिर उसको इन हाउस करना चाहिए? बिजनेस ओनर्स के जनरली ये क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई उसको अपना इन हाउस बंदा रख लें हम लोग, या फिर अपने काम को आउटसोर्स कर दें। सो व्हाट इज योर कॉल ऑन टू इट, बिकॉज यू हैव डन ऑल? यार मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ बिजनेस ओनर ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। ओके। ठीक है ना। और आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप ऑपरेशन वाले हो और अगर मार्केटिंग टेक केयर करने लग जाओगे, तो फिर आपका ऑपरेशन में बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई देखो, पहले समझो कि आप
हो कहाँ पे, आपके पास टाइम कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके टाइम का है, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर टाइम का गेम है। आपका छोटा स्केल है बिजनेस का, आपने जस्ट स्टार्ट करा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एक बढ़िया हायर कर लो टीम को, पूरी पूरी टीम सेटअप कर लो, तो ऑब्वियसली इतना नहीं हो पाएगा। राइट। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया है, आपके पास ब्रेड एंड बटर आ रहे हैं, और अगर आप कुछ एजेंसी को हायर कर सकते हो या फिर आप इन हाउस हायर कर सकते हो, तब आपको वो चीज़ें सेटअप सोचने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारी गेम यार बजट के ऊपर होती है, ठीक है ना, आपका कितना रिटर्न आ रहे हैं उसके ऊपर होती है। बट अगर कोई मेरे को बोलेगा कि यार उसका एडवर्टाइजमेंट बजट 30 लाख रुपए का है, वो कहता है कि यार मैं ना एजेंसी को अपने साथ, एजेंसी के साथ काम करना चाहता हूँ, तो बेस्ट है कि अगर आपने एजेंसी को काम दे दिया, ठीक है ना, तो वहां पे ना एक्सपर्ट बैठे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, ठीक है ना, जो आपका काम टेक केयर कर रहे हैं, तो वो आपको रिटर्न अच्छा निकाल कर दे देंगे। कंपैरेटिवली अगर आप इन हाउस करते हो, तो इन हाउस में ना आप उस लेवल के रिसोर्सेज हायर नहीं कर पाओगे जिस लेवल का आप बजट लगा रहे हो। तो मेरा मानना तो ये है कि भाई पहले एजेंसी को दे दो, उधर से ना लर्निंग बहुत मिलेंगी तुम्हारे को। आपने 3-4 साल एजेंसी के साथ काम करा, आपने बहुत सारा इन डेप्थ लर्निंग ले ली कि कैसे काम करा जाता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल हुई जाती है, करी जाती है। फिर उसके बाद आप अपनी टीम हायर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम अवेलेबिलिटी। ये मेरा मानना है। लेट्स से कि अगर किसी के पास बजट ही 1-2 लाख का है तो 1-2 लाख का है तो भाई फिर खुद सीख लो, सबसे बढ़िया है। नहीं यार, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, यार लोग ना पागल बनाने के लिए बहुत बैठे हैं मार्केट में, ठीक है। तो मेरे पास भी कोई आता है ना कि यार 1 लाख रुपए का बजट है उसका, तो मैं उसे ये बोलता हूँ, भाई देखो कोई भी बंदा ना, आपका 1 लाख रुपए के एडवर्टाइजमेंट में आप उस बंदे को कितना ही दे पाओगे, ठीक है, वो कितना ही रिटर्न निकाल पाएगा। अगर मोटा मोटी भी पकड़ के चलो 10 to 15% का रिटर्न भी पकड़ के चलो, तो आपने 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट करी, उस बंदे को आपने रिटर्न निकाल कर दे दिया, पर उसके जेब में तो आप 10-15-20 हज़ार रुपये ही आए, तो वो 10-15-20 हज़ार रुपये में आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस मार्केटर तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आई हाईली रिकमेंड कुछ अच्छे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो लो, जो बिजनेस माइंडसेट से बताएं आपको चीज़ों को, और उनके साथ करो। प्रॉब्लम वही है कि जनरली लोगों को क्या है, लोगों के पास बजट्स कम है, 1-2 लाख के ही बजट्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई उनके पास एकदम अच्छा प्रोफेशनल बंदा आ जाए जो सीधा उनको 1-2 लाख रुपए लगा के सीधा 15-20 लाख रुपए कमा के देते। तो ये एक चैलेंज है जो कि मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर है। तो लेट्स से कि जितने भी हमारे डिजिटल मार्केटर्स भाई लोग देख रहे हैं, एज पर यू, जब ऐसा सिचुएशन आए उनके पास कि भाई कोई क्लाइंट आ रहा है जिनके पास 1-2 लाख का बजट है, बट ही हैज़ एन एक्सपेक्टेशंस 10 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कर दे, तो उस डिजिटल मार्केटर बंदे को कैसे डील करना चाहिए उस बिजनेस ओनर के साथ, या क्या कहना चाहिए उस टाइम पे? यार बिकॉज बिजनेस उसको भी करना है, उसको भी पैसा उसको कमाना है। बिजनेस करना ही है, तो एट द एंड आप भी समझ रहे हो कि वो भी बिजनेस करने ही बैठा है, ठीक है ना। तो अगर वो भी बिजनेस करने ही बैठा है, तो वो अपना पूरा टाइम तो दे नहीं सकता आपके बिजनेस को, ठीक है ना, 10-15 हज़ार रुपए के लिए। तो वो क्या करेगा, वो एक साथ 15-10 क्लाइंट तो उठाएगा, राइट। ठीक है ना। अब वो 10 क्लाइंट उठाएगा तो 10 बंदों की अपनी अपनी डिमांड है, तो आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम सेट मिलता है, ठीक है ना। तो भैया मैं तो यही कहूँगा, अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग परस्पेक्टिव से कहूँगा, तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस बंदे को आप रिटर्न नहीं निकाल के दे पा रहे हो ना, तो उसे मना कर दो, क्योंकि उसका भी हार्ड एंड मनी है, ठीक है ना। उसको भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो वो आपको भी कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं पाएगा। जिसको आप लगते हो, अच्छा ये भी होता है कि आपको लगता है कि इस बिजनेस में ना पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, और उसका स्टार्टिंग बजट अभी कम है, ठीक है, बट आपको पता है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा करा, और बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट है वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड है, ठीक है ना, कि वो भी आपको पैसे देने के माइंडसेट वाला है, ठीक है, तो उसके साथ इन्वेस्ट करो अपना टाइम। बट अगर आपका बिजनेस ओनर का भी माइंडसेट ऐसा नहीं है, वो भी 10-15 हज़ार रुपये में काम करवाना चाहता है पूरा, तो फिर उन बंदों के साथ तो भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा रहने दो। बाकी अगर स्टार्टिंग कर रहे हो बिल्कुल ही अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर की, और जस्ट तुम्हें क्लाइंट्स चाहिए, तो यू कैन गो विद इट। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, डिग्रीज के लिए जूझ रहे हैं, सेमेस्टर्स में जाते हैं, अपने कंप्लीट करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वंस दे आर डन विद देयर ग्रेजुएशन दे आर स्टक। वो कैंपस प्लेसमेंट जो होती हैं वो नाम को होती है, कुछ लाइक हार्डली 5-10% लोग ही कैंपस प्लेसमेंट में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूँ तो 2000 बच्चे हैं कॉलेज के अंदर। उन बाकी लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं प्रेफर कहूँ, या मैं उनको कहूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उनको करना चाहिए, तो हाउ गुड यू थिंक कि इट इज़ फॉर दोज पीपल, या फिर किसके लिए सही है ये डिजिटल मार्केटिंग?
यार है सबके लिए सही। ब्रांड अब आने वाले टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग पे बात होने वाली है, ठीक है ना। अगर आप लोग देख रहे होगे भी, ट्रेंड भी देख रहे होगे, तो सबका जितना भी बजट है ना, एडवर्टाइजमेंट का बजट, सबने मूव कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग के राइट। ऊपर। वो कोई सा भी चैनल हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो गया, पेड सर्च हो गया, सोशल हो गया, एसईओ हो गया, सबने अपना सारा से ज़्यादा बजट ना उसी पे ही ड्राइव कर दिया, ऑनलाइन पे ड्राइव कर दिया। तो ये तो पता है कि फ्यूचर में तो ट्रेंड है भाई इसका, ठीक है। अब आप नए नए आए हो तो कोई लेने को तो राजी हो ही नहीं रहा, ये तो देखो हकीकत है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यार ले लेंगी, पर कितनी ले लेंगी? ऑल ओवर इंडिया में एक अजम्पशन नंबर बोल देता हूँ ऐसे ही, कि 40,000 लोग हैं, ठीक है, और हायर करने वाले 50 कंपनी है। वो 100 बंदे ले लेंगे, 300 ले लेंगे, 500 ले लेंगे, बाकी बंदों का क्या होगा? राइट। ठीक है ना। तो उन्हें जाना तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा, ट्रू। बीइंग, क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट करा है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आप टेबल पे क्या क्या रख सकते हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो अपनी स्किल को एनहांस करो, इस लेवल पे लेकर जाओ कि और मैं सीखूं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस फील्ड के बारे में, ठीक है ना। तब जाकर मैं कुछ इनपुट दे पाऊँ उस ब्रांड के साथ। आप अलग अलग एसोसिएशंस के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रही हैं, या फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। कुछ स्ट्रैटेजी सोचो कि लोगों ने, सामने वाले ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई। जैसे अब ये पॉडकास्ट है, तो हमारे जैसे बहुत सारे बंदे होंगे जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के पॉडकास्ट जिन्होंने लॉन्च कर रखे होंगे, उनके बारे में पढ़ो क्या वो स्ट्रैटेजी लेकर जा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में पढ़ो कि भैया उन लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा तो स्टार्टिंग प्री कैसे करा उन लोगों ने, ड्यूरेशन कैसे करी, पोस्ट क्या करी, तो वो सारी चीज़ें स्टडी करो, उसके ऊपर केस स्टडी बनाओ, अपने थॉट प्रोसेस बनाओ। वो सारी चीज़ों को करोगे, लिखोगे, जॉट डाउन करोगे, लाइन समझोगे, तो फिर ना आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरे को लगता है कि जॉब में जाने के लिए ना यार, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर भी इम्प्रूवमेंट करोगे, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि गेम काफ़ी चेंज हो जाएगी आपकी। क्योंकि कोई भी बंदा नहीं जानता आधे घंटे में कि आप कितना बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए प्रोवाइड कर दोगे। ये हकीकत है, एक्सपीरियंस है नहीं। तो अब क्या है, एक चीज़ है जो आप बोल रहे हो, तो आपकी बोलने की स्किल कितनी स्ट्रांग है, कितनी ढंग से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आइडिया को, वो सारी आती है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो अगर आपने उसको स्ट्रांग कर लिया तो आप लोगों को अपने अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर पाओगे, पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ में आएगा, तो वो आपके साथ एसोसिएट कर लेंगे, आपको हायर कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ हो सकती है। आई रिमेंबर एक टाइम पे तुम्हारे साथ भी ये वाला था कि व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग जस्ट विद द कम्युनिकेशन थिंग, हाँ जबकि लाइक यू टॉक वेल, ठीक है, टॉकिंग अबाउट कि भाई किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है या किसी टॉपिक के बारे में बातें करना, तो यू हैड दैट थिंग, बट स्टिल यू हैड कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है उस हाँ पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ऐसा क्यों था उस टाइम? मैंने जैसे पहले से बताया कि मैं ना सीखता रहता हूँ। तो मेरे को ना धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा मैं लैग कहाँ पे कर रहा हूँ। Okay. ये तो समझ में आ गया कि भैया गेम तो स्ट्रांग कर ली है, चीज़ें समझ में आ गई है, ब्रांड के साथ भी रिटर्न भी अच्छा निकाल रहा हूँ मैं, ये पता चल गया अच्छा लैग कहाँ पे कर रहा हूँ। अब वो मेरे को समझ में आ गया, वो कम्युनिकेशन था, ठीक है। तो अब मैंने अपने आप को समझाया कि अच्छा इसके बारे में, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा और कोर्सेज वगैरह लिए, ठीक है ना। तो मैंने धीरे धीरे इंप्रूव करी। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी हो गई होगी, बट एक टू दी एज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे और इम्प्रूव होती रहे ये सारी चीज़ें। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। ये वाला कॉन्सेप्ट है, आप लोग भी यही कर सकते हो कि इन चीज़ों के बारे में समझो। माइंड में एक फ्रेम तो बन जाता है, एक ब्लॉकेज बन जाता है कि नहीं हो पाएगा, या फिर इधर हो जाएगा, इधर फकअप हो जाएगा वगैरह वगैरह। बट कोशिश करो, मेडिटेशन करो, भाई साहब, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो आपको बहुत मदद कर सकती है। सो मेडिटेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक जस्ट बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द मेडिटेशन, तो कैसे, लाइक क्या क्या एक्सपीरियंस रहा पहले और बाद में मेडिटेशन के? सो मेरे साथ क्या था कि मेरे को ना हमेशा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं ना कभी मानता ही नहीं था कि भगवान है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलते हुए डर रहा हूँ, ठीक है ना, कि पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पहले बोल दूं भाई, मैं ऐसा नहीं है। और ये एक्चुअली क्यों था वो मैं पहले इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि ना हम लोग स्टार्टिंग से जो से भी शोज देख रहे हैं, बीइंग इन इंडियन, उसमें तो जितने भी आपकी मूवीज आती हैं, ये सब आती है ना, और मैं इस बारे में अभी समझा भी कि ना, लोगों ने बोल दिया है कि जो पूजा पाठ कर रहा है ना वो बंदा फ्रॉड ही है। आप कोई सी भी मूवी उठा के देख लो, 80% में जितने भी पूजा पाठ करने वाला बंदा वो फ्रॉड ही है, ठीक है। या तो वो रेपिस्ट निकल जाएगा एंड में, या तो बाबा कुछ होगा, ठग रहा होगा वो लोगों को। अब क्या था कि भाई बचपन से तो वही फीड तो दिमाग में वही हुआ था। आप, मैंने इतने सारे शोज, कोई से भी मूवीज देखोगे आप बचपन में, तो अब माइंड में तो यही फीड हुआ है।
अब वो फीड हो गया तो वो हो गया। राइट। तो मेरे को भी ये लगता था, फिर मेरे को लगता था कि अगर भगवान होते तो ये नहीं करने देते, ये इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, वगैरह 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 वगैरह। तो मेरे को एक थोड़ा सा ये था कि मैं डरता था, और मैं डरता हूँ, अभी भी डरता हूँ। ये चीजें खत्म हुई तो इसलिए मैं कभी मेडिटेशन पे स्टार्टिंग से कभी बिलीव नहीं करा कि ये काम करेंगी चीजें। लेटर ऑन एक MLM के एक वो है स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सोनू शर्मा, ठीक है ना। मैं उनको सुनता था जब मैं अपना काम कर रहा होता था, तो लगा दिया ईयरफोन्स, लगा दिया और सुन रहा होता था। तो उन्होंने मेरे को एक दो शायद मोटिवेशनल वीडियोस में या फिर उनकी कुछ वीडियोस में उन्होंने बताया है कि यार भगवान तो है भाई। अब उनके एक अलग अलग थ्योरीज थे, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग भी जाकर देख सकते हो उनको। तो उनको सुनने के बाद मेरे को हल्का सा लगा कि यार कुछ तो है, नहीं तो इतनी सारी दुनिया एकदम तो नहीं चल सकती, और इतने परफेक्ट मैनर में भी नहीं चल सकती। राइट। ठीक है, तो वो अब भाई थॉट आ गया कि हाँ यार इतने परफेक्ट मैनर में कैसे चल रही है सारी चीजें, अगर कोई है ही नहीं ऊपर चलाने वाला, तो सांस भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कुछ ना प्रोसेस तो है। राइट। तो फिर जब ये समझा तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। अब वो भी एक आइडिया 4-5 साल पहले दिमाग में रह गया, वो बीज रह गया, ठीक है। अब कभी उसके बारे में सोचा नहीं ज्यादा। लेटर ऑन विद द टाइम गोज बाय, तो फिर मेरे को तो चक्रास के बारे में बता रहा, कह रहा एक फॉर्म भरते हैं भाई तेरा, ठीक है, और ना पता चलेगा तेरे बारे में। मैंने कहा भाई कर ले। तो उसमें उनके पास कुछ क्वेश्चंस थे, शायद 30-40 क्वेश्चंस थे, और मैंने वो फिल आउट करे। तो लास्ट में आया कि कह रहा भाई तेरा ना क्राउन चक्र हिला हुआ है, बहुत बुरी तरह हिला हुआ है, इस पे काम कर। वो उसका ही रिजल्ट आया। मैंने कहा ये भी पता नहीं है क्राउन चक्र हिला हुआ है, क्या बोल रहा है। तो इसने मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया था, हकीकत बात तो ये है, इसने मोटा मोटी मेरे को ये बताया भाई तेरा ना भगवान पे बिलीव नहीं है, ये इस टेस्ट का रिजल्ट है। मैंने कहा अच्छा। अब क्योंकि ये तो मेरे को पता था कि नहीं है, और ये मेरे को नहीं पता था कि भाई इसका बिलीव नहीं है हाँ, भगवान और इसे के नहीं ऊपर। पता था क्योंकि हमारी कोई ऐसी बात हाँ, ही नहीं होती। वो टेस्ट में निकल के आया था। वो टेस्ट में निकल के आया था, और हम लोगों की कभी ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई भी नहीं। हम लोग हमेशा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, या फिर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसने भी बोल दिया अच्छा ये मेडिटेशन कर रहा था उस टाइम, हाँ, मैं कर रहा ठीक था, है ना, बहुत रेगुलर था। मैं इससे मिल रहा था। तो इसने कहा भाई मेडिटेशन करके ले। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। कह रहा कर ले। मैंने कहा नहीं कर रहा। फिर इसने एक दो मतलब ये फीड करता रहा, हर 3-4 दिन में इसने कोई ना कोई स्टोरी मेरे को मेडिटेशन की भेजता जा रहा था कि भाई ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, ठीक है। अब 1-2 बार तो ऐसा हुआ है, तो हम लोग कुछ कर रहे थे, तो फिर इसने कहा कि भाई मेडिटेशन करें अभी। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं हो पाएगा, तू अपना कर ले। तो मैं बैठा और मेरा सिर दर्द होने लग जाए, भाई हकीकत तो यही थी। राइट राइट राइट। तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि आप इतने डाउन लेवल पे आ जाते हो, तो मैंने कहा भाई ट्राई कर लेते, क्या पता कुछ काम ही करता हो। राइट राइट राइट। तो मैंने कहा चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, और फिर मैंने कहा मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। अब मैं बैठा, भाई दिमाग थोड़ा सा हिल गया। अब स्टार्टिंग के 2 मिनट हुए, सर दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा तेज। मैंने कहा भाई मेरे से तो नहीं हो पा रहा, मैं निकल रहा है। फिर वो माइंड में वो जो भगवान के ऊपर था, फिर वो क्राउन चक्र अपने आप ना स्टोरी रिलेट होती गई, चीज़ें होती गई। तो फिर मेरे को धीरे धीरे लगा कि हाँ भगवान भी हैं और चीज़ें हैं। बहुत सारी कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारी थ्योरीज थी, अभी इमीडिएट याद नहीं आ रही। अब मैं मेडिटेशन करने लगा। अब मेरे अंदर क्या चीज़ थी, या मैं ना कभी भी जब करने बैठा ना, मैंने कहा भाई मैं करूँगा परफेक्ट। तो मैंने कहा लो भाई एक काम ऐप एप्लीकेशन है, मैंने कहा ये परचेज कर लेते हैं। 5,000 रुपये की थी, 4-5 हज़ार रुपये की। मैं सब्सक्राइब कर लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन। मैं कितने आएंगे, 300-400 रुपये तो हुए। तो मैंने महीने के दे देंगे। अब वो मेरे को सही लगी। अब क्या हुआ, मैंने 2-3 बार करी, मेरे को जमा 3-4 बार करी। अच्छा ये भेजता जा रहा था, और ये मेरे से हर बार जब इससे मिलूं तब ये मेरे से स्टेटस पूछ ले, भाई तेरी मेडिटेशन कैसी चल रही है, क्या अपडेट है? क्या अपडेट है। मैंने कहा भाई कर रहा हूँ, हो रही है, कर रहा हूँ, हो रही है। तो 6 महीने हो गए, इस बंदे ने छोड़ा ही नहीं मेरे को कि भाई मेडिटेशन मेडिटेशन। जब भी मिले पूरी कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद मेडिटेशन, मैं इसे गोची दिए जाऊं। अच्छा बीच बीच में एक दो बार करते मैं करने लगा। कट टू शॉर्ट भाई, अभी ऑलमोस्ट शायद 3 साल हो गए मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूँ। अब मैं आधे 1-1 घंटे की मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब तो ऐसा होता है कि दारू पीने के बाद भी मेरे को मेडिटेशन करनी है, मतलब मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को चाहिए। अब तो मैं ऐसे लेवल पे हो गया, मतलब भगवान की दुआ से कि मेरे को चाहिए, मतलब। और मेरे को लगता है कि मेडिटेशन ने बहुत मदद करी है, बहुत ज़्यादा काम करा है मेरे को, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।
मतलब मेरे को याद है कि पहले कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन ना मेरे को अपनी गलतियां भी रियलाइज हुई ओके, लाइफ में। सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन काफी स्ट्रांग था कि यार मेरे अंदर ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मेरे को घमंड भी आ गया था इस बात का कि अच्छा मेरे को सब कुछ आ गया डिजिटल मार्केट, तभी मेरे को जमीन पे गिरा दिया था कि ये बेटा तुझे तो बताते हैं। मेरा ना ये बहुत टाइम से एक माइंड ब्लॉकेज था, ठीक है, वो टूटा तो मेरे को पॉसिबल तो है ऐसे। फिर मेरे को कम्युनिकेशन में भी लगा कि चीज़ें मेरे को ब्लॉक कर रही हैं पर वो टूटी जा सकती हैं अगर आप उस पर काम करो, रेगुलर बेसिस पे काम करो। ऐसी मैं रिकमेंड करूंगा कि मेडिटेशन करो, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। और एक ऐसा दोस्त मिल जाए आप लोगों को तो उस पे बढ़िया तो क्या ही है बस जो बस बता दे वही आपको। नाइस। मैंने एक चीज़ मतलब काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कशन करा तो जनरली लोगों के अंदर ये वाला होता है कि मेडिटेशन जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो जैसे ही मेडिटेशन करने बैठते हैं उनके हेडेक हो जाता है। हाँ तो यू हैव एक्सपीरियंस इट राइट, कि जैसे आप करने लगे तो आई बिलीव कि वो थॉट प्रोसेस इतना तेज हो जाता है आपका, इतनी स्पीड पे आ जाते हो। तो क्या होता है वो, क्यों होता है, हैव यू फिगर्ड आउट? नहीं भाई, मैंने फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ और मुझे लगता है कि वो सबके साथ होगा ही। एक और स्पीकर हैं अवधूजा सर, अगर आपने उन लोगों के बारे में सुना है तो वो भी यही बोलते हैं कि आपने जैसे अगर स्टार्ट करोगे वो आपको बैठने ही नहीं देगा। मेडिटेशन में हाँ बैठोगे बैठने एग्जैक्टली ही नहीं एग्जैक्टली देगा वो एग्जैक्टली तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही इतना चल रहा है पीछे, बैकग्राउंड में इतनी नॉइज है। अब जब तुम्हारी नॉइज ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है तो तुम कैसे ही कर लोगे। ट्रू। तो फिर उन्होंने कहा कि बैठो थोड़ी देर, शांत होकर बैठो, ठीक है ना। आप अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर सकते हो, फिर ब्रेथ से आप धीरे धीरे माइंड को काम कर लोगे, ठीक है ना। हर दिन परफेक्ट नहीं होती राइट। मेडिटेशन, पर किसी किसी दिन तो बहुत ही परफेक्ट हो जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतनी बढ़िया हो जाती है। किसी किसी दिन रहती है खराब, बट मुझे लगता है कि आएगा यार, सिर दर्द भी होएगा, स्टार्टिंग का गेम है ये, ठीक है। बट एक बार जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि हाँ ठीक है, आप इसको जैसे ही सरपास कर लोगे फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। हर दिन नहीं होएगा, मतलब आपको 2-3 महीने ट्रू में भाई एक ट्रू। बार ऐसा होएगा कि हाँ बढ़िया हो गया, हाँ हाँ कि आज कुछ अलग हुआ है, यस। ठीक है ना। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी करा हो मेडिटेशन के अंदर जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, आउट ऑफ द बॉडी हो मे बी? यार मेरे को ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना है फेस, ठीक है ना, बिल्कुल। कुछ कहा नहीं जा सकता। बट हाँ, जब आप बैठते हो तो आपको ना एक अंदर एक चीज़ है, एक एनर्जी है जो आपकी बिल्डअप होती है, तो वो आपको बैठने नहीं देती। आपको लगेगा कि आपकी बॉडी इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, ठीक है, घूम कुछ नहीं रही है, सब दिमाग में चल रहा है, बट वो आपको दिमाग से हटा रहा है एक तरीके से ना। वो भी ये वही चीज़ है, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी घूम रही, ट्विस्ट हो रही है, आपको लगेगा कि आपकी बेंड हो रही है बेंड हो रही है, आप आगे जा रहे हो, या ठीक है ना। वो सारी चीज़ें ना अगर आप सोचोगे तो वो भी आपको दिमाग से हटा रही हो, कि आप दिमाग में फिर से वो सोच रहे हो चीज़ें, ठीक है ना, आपको वो शांत नहीं होने देनी है। तो वो वाली चीज़ है कि वो होगा, बट आपको बस ब्रेथ पे कंट्रोल करो, हल्की हल्की सांसें, और काम हो जाता है। अच्छा, मैं इसी टॉपिक को एक चीज़ से रिलेट करना चाहता हूँ। डू यू एग्री कि हमारी बॉडी के अंदर एक सोल है हाँ एंड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? हाँ एनर्जी और कैसी होती है, जैसे वाटर इज़ एन एनर्जी, हाँ। फायर इज़ एन एनर्जी। आपने कभी देखा है कि आप किसी मोमबत्ती को जला दो, हम ठीक है, तो वो हमेशा एकदम परफेक्ट नहीं चलेगी, वो हम्म कभी थोड़ा सा आगे बेंड होगी, कभी इधर बेंड होगी, हम्म कभी इधर बेंड होगी, कभी इधर बेंड होगी, राइट? हम्म। डोंट यू थिंक कि हम जब आंखें बंद करके जब अंदर अपने आप सोल को फील कर रहे होते हैं तो वो भी वैसे ही मूव हो रहा होता है? थिंक अबाउट इट। यार हो सकता है। ऐसा मतलब ऐसा मेरा मानना है कि क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने भी फील हाँ। करी है कि बॉडी से इवन बाहर आ जाना भी मैंने फील करा है, और बेंड होना, कहीं पे कुछ होना। तो आई हैव लिटरली फील दैट या ऑफ कोर्स मे बी दिस इज जस्ट अ बॉडी, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद क्या होता है ना कि ये बॉडी जो होती है सुन्न हो जाती है हम्म। एक्ट करना, जो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के अंदर होती हैं कुछ कुछ चीज़ें, बट उसके बाद फिर ये बॉडी पूरी की पूरी सुन्न हो जाती है, उसके हाँ बाद हाँ। कुछ फील नहीं होता है, हम्म। ठीक है, यू आर फ्री फ्रॉम योर बॉडी। उसके बाद शुरू होती है वो अंदर वाला जो सोल कह लो या अंदर हाँ। की जो भी चीज़ें आप कह लो, और वो फिर मूवमेंट कर रही होती है। और वो कई बार ऐसा मतलब मैंने खुद के साथ फील करा है कि मैं अपनी बॉडी से शायद बाहर आ गया हूँ, ठीक है, बाहर आके कहीं और गया हूँ, वहाँ जाके फिर वापस आ गया हूँ। और वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो इतना ज़्यादा इन डेप्थ होता है ना तो कोई आवाज़ आ रही होती है। मैं जनरली क्या होता है कि जैसे म्यूज़िक है, मैं कुछ ना कुछ म्यूज़िक कोई 543 या वोट कोई भी हर्ट जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इस तरीके की म्यूज़िक हैं बहुत सारे, मैं ये लगा के कर रहा होता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना वो म्यूज़िक सुनना बंद हो जाता है, वो आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं, इवन म्यूज़िक तक की, क्योंकि बाहर तो शोर होता है ऑफकोर्स, तो वो म्यूज़िक की आवाज़ आना बंद हो जाती है। मैं कहाँ बैठा हूँ वो ख़त्म हो जाता है। मतलब एक होता है ना कि हाँ कि यू आर लिविंग राइट नाउ, यू आर फीलिंग एवरीथिंग, ये फीलिंग सब खत्म हो जाती है उस टाइम पे। हाँ हाँ तो हाँ। आई हैव एक्चुअली फेल्ट कि भाई हाँ आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कह लो या फिर ये बेंडिंग वगैरह कह लो, तो आई फेल्ट कि भाई
एक अंदर एक दूसरा सौरभ है, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। और वो सौरभ ऐसा है कि वो सब कुछ जानता भी है, उसके पास सब कुछ है करने के लिए, एंड ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग शायद उसको सुनते ही नहीं है। इवन मैं अभी रिसेंटली बड़े टाइम से मेरा मन था पढ़ने का, तो मैंने अभी द एल्केमिस्ट बुक कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। तो वहाँ पर यार वो इतनी ज़बरदस्त बुक है, उसके अंदर बताया है कि भाई देर इज़ अ सोल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू द सोल ऑफ द वर्ल्ड, बट फॉर दैट यू हैव टू बी फ्री दैट मच कि आप उससे बात कर सको। तो उसमें ऐसा है कि लाइक यू कैन टॉक टू द अर्थ, यू कैन टॉक टू द सैंड, you can talk to the wind, you can talk to the sun, but for that you have to be calm enough कि भाई आप उससे डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। तो उसमें आप बोल के नहीं होगी, ऑफ कोर्स वो कॉन्वर्सेशन वो आपके अंदर होती है, बट यू हैव टू बी लाइक नो स्टेबल इनफ कि भाई आप उससे कर सको। तो हाँ, मतलब इस तरीके के एक्सपीरियंस आए हैं, और मेरे साथ अभी वो सिचुएशन आ गई है कि क्योंकि मैंने वो एक लेवल अचीव कर लिया है उस तरीके का, नाउ आई वॉन्ट टू गो मोर इन टू इट। हाँ, हाँ, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद भी लाइक आई एम लुकिंग फॉर समबडी जो कि मेरे को इसके बाद क्या है हाँ, वो अब बता सके। राइट, हम्म, सो या इट्स लाइक दैट ओनली। तो यार तरुण, यू हैव बीन एट अ प्लेस जहाँ पर खुद का ब्रांड भी हैंडल करा है, एजेंसी में भी काम करा है और सारी चीज़ें कर रहे हो। सो लेट्स से इट इज़ फॉर द पीपल जिन्होंने भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करा है, ठीक है, एंड उनको खुद को नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है चीज़ों हाँ, को, या फिर अपने एंड पे कोई बंदा रख लिया है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर देम कि उनको कौन कौन से चेक पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना है कि जिससे उनकी मार्केटिंग सही तरीके से चलती रहे। बिकॉज देखो जनरली क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग जो कि टेक्निकल है, ठीक है, एंड फॉर अ बिजनेस ओनर ये वाली चीज़ ऐसी है जो कि उनको समझ में नहीं आती है, बट स्टिल उनको ट्रैक करना है कि भाई उनकी मार्केटिंग सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो इस पे व्हाट डू यू से, बिकॉज ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग, आई डोंट वांट टू से इट, बट ये सबको पागल बना रहे हैं, ठीक है, करते कुछ है बताते कुछ हैं, कुछ कुछ रीजंस दे देते हैं। तो एज पर यू व्हाट शुड बी दी पॉइंट्स जहाँ पर बिजनेस ओनर ये चेक कर सकता है कि उसकी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं? यार, बीइंग अ बिजनेस ओनर आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, क्योंकि ना मार्केटिंग कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है ना, सारी चीज़ लॉजिक पे काम करती है। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं उनके, तो ये समझ लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम तो सही कर रहे हैं। अगर लॉजिक गलत है उनके, ठीक है ना, तो फिर कहानी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, लॉजिक के साथ आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, रेलेवेंसी, ठीक है ना। अगर रेलेवेंसी भी वो ऐड कर पा रहे हैं तो विच इज़ वेरी गुड। अब लॉजिक और रेलेवेंसी का क्या रेशियो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है बी टू बी कैटेगरी, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। किसी का प्रोडक्ट है बी टू बी बिजनेस में है वो, और उसको जो उसके मार्केटर हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम ना टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं आपकी। आपका बजट है, सपोजिटली आपके पास का 10 लाख 1 लाख का बजट है, ठीक है, उसमें से मैंने आपका जो बजट है ना 40% या 50% टिकटॉक पे डाल रहे हैं। आपका बिजनेस प्रोडक्ट ही नहीं है वो, तो बाय लॉजिक गलत है कि भाई टिकटॉक पे क्यों डाल रहे हो। अब वो बंदे बोल रहे हैं कि सर टिकटॉक पे ना बहुत ज़्यादा बंदे हैं, हम लोग ना एक वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल वायरल हो जाएंगे, ये वो। पर आप अपनी ऑडियंस समझो कि भैया आपकी ऑडियंस ही नहीं है वो वाली। तो लॉजिक अगर मैच नहीं कर रहा है, ये मैंने अभी रिसेंटली अपने एक मेरे मैनेजर हैं उनसे समझी है कि लॉजिक और रेलेवेंसी अगर आप मैच कर लोगे ना तो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई कि आपको लॉजिक समझ में आया कि भैया वो गलत है। अब आप ये समझो कि अगर वही है बिजनेस ओनर है, उसने कहा कि सर ऐसा है कि 1 लाख रुपए का बजट है, हम लोग ना उसमें से 70 to 80% गूगल पे एडवर्टाइजमेंट रन करने में लगा रहे हैं, जो बंदा आपकी बिजनेस या सर्विसेज खरीदना चाहता है, ठीक है ना। तो बाय लॉजिक सही है, राइट, ठीक है, जो बंदा सर्च कर रहा है उसको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा और उससे कन्वर्जन आएगी, सही बैठ रहा है। तो और उधर ही मेरा 70 to 80% बजट भी जा रहा है। तो यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब लॉजिकली तो बंदा ठीक ही काम कर रहा है, राइट, ठीक है ना। तो ये तो हो गई उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में जब आप बात करोगे उस बंदे से कि रेलेवेंसी हो सकती है कि अब जैसे उस बंदे का बी टू बी का ही अगर हम लोग एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो आपकी रेलेवेंसी होनी चाहिए कि अब भैया जो भी बंदा एडवर्टाइजमेंट में कंटेंट शेयर कर रहा है उस बंदे के साथ वो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज से। देखो बहुत अलग अलग टाइप की मार्केटिंग होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिनका बजट कम होता है वो डायरेक्ट मार्केटिंग पे ही ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं ना। एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, रेलेवेंसी ये है कि आपके पास जो आपके यूएसपीज हैं वो बंदा उस एडवर्टाइजमेंट में बताए, अपने कंटेंट में वही वाली चीज़ें बताएं, ठीक है ना, उससे बिल्कुल कोई अलग चीज़ ना बताए
या फिर हम दिखा कुछ रहे हैं, कीवर्ड कुछ और है, या फिर कोई बंदा सर्च कुछ और कर रहा है, ठीक है, उसे हम लेके कहीं और जा रहे हैं। रेलेवेंसी का अगर जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि B2B कैटेगरी में वो बंदे का जो बिजनेस है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का है, ठीक है ना, वो वेब डेवलपर का प्रोफाइल है उनकी। जो आपका एडवर्टाइज़र है, जो भी आपके साथ काम कर रही है, एजेंसी है, फ्रीलांसर, या फिर आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ काम कर रहा है, और आपको बायोलॉजी समझ में आ गई कि अच्छा हाँ भाई सही तो कह रहा है कि गूगल पे एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, जो बंदा सर्च करेगा उस पर आ जाएंगे। उसने जो पेज यूज़ कर रहा है वो जहाँ पे बंदे को लैंड ले करवा कर लेकर आ रहा है, ठीक है ना, उसमें क्योंकि आपकी सर्विस वेब डेवलपमेंट की है, वो बंदा सर्च भी वेब डेवलपमेंट के बारे में कर रहा है, बट वो लेकर आ रहा है आपके होम पेज पे जहाँ पे आपकी और भी सर्विसेज हैं अपार्ट फ्रॉम वेब डेवलपमेंट। राइट। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि भैया वो जो जहाँ पे वो बंदे को ड्राइव करते हुए लेकर आ रहा है वो क्या करेक्ट है, क्या वो बंदा सही इंटेंट से आ रहा है, तो उसे सही चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है। इवन तो आप गूगल को भी ये देख सकते हो कि गूगल भी यही करता है ना, राइट। सारा गेम है अपना यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया करने पर, ट्रू। ठीक है ना। तो आप भी फोकस यही करो कि अपना यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया करो। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो वो वाली चीज़, ठीक है ना। तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बढ़िया हो सकता है कि जो वो चाह रहा है उसी को उसी की टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, तो आपका काम हो गया, ये सॉर्टेड है। अब क्या गूगल तो बहुत ज़्यादा इंटेंट मार्केटिंग है, तो वो तो 100% ही परफेक्ट हो जाती है। कमिंग टू द डिजिटल मार्केटिंग में जो और दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, अब वहाँ पर तो इंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उसमें जो दूसरा बंदा आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, कंटेंट दिखा रहा है, वो उससे रेलेवेंट है, उसी चीज़ की कैटेगरी है। इसी के लिए ही हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो बूस्ट पोस्ट जो 70 to 80% बंदे करते हैं कि हमने बूस्ट पोस्ट कर दिया, बिजनेस ओनर्स भी कहते हैं या फिर कुछ और भी बंदे कहते हैं कि हम तो 2,000 रुपये लगा रहे हैं, बूस्ट पोस्ट कर देते हैं, वो हो जाता है। वो गलत है। आप उसमें ये देखोगे कि आपकी ऑडियंस क्या है, तो ऑडियंस कैसे चेक करोगे कि भैया जो भी बंदे ने रिसेंटली वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहा है या देख रहा है या फिर किसी का इंटरेस्ट है, राइट। ठीक है ना, वो वाली चीज़ बाइफरगेट करोगे आप। सोशल मीडिया में बाइफरगेशन होता है बाय इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो आप उसके बेसिस पे बाइफरगेशन कर सकते हो और उसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप टारगेट कर सकते हो ओनर्स को, सीईओज को भी, तो जिनका भी इस कैटेगरी में इंटरेस्ट होगा आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो बाय दिस प्रोसेस, और फिर आप उसके बाद जो ऑडियंस के ऊपर हो गया, एज ग्रुप हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, तो वो सारी बाइफरगेशन ला सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी ये देखने वाली कि भैया रेलेवेंसी आ रही है, ओके। राइट सेट ऑफ है। अब हो गई एडवर्टाइजमेंट, हाइपोथेटिक लगाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है आपकी। अब वो जब आपको डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या था इधर, सारा का सारा। अगर अवेयरनेस था ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक है, तो आप फिर अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव पे बात करोगे उस बंदे से, फिर आप उससे कन्वर्जन नहीं पूछ सकते। ओके। बाय लॉजिक गलत है ये, राइट राइट राइट। ठीक है ना। कि भाई सपोजिटली आप बिजनेस ओनर थे, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि तरुण यार मेरे को ना, मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ये मेरे पास ये है, पिक्चर्स हैं, मेरे को इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इससे एंगेज करें। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव था जो आपने मेरे को राइट बताया। राइट राइट। एज अ मार्केटर मैंने ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर, अब मैं आपके पास डेटा रिप्रेजेंट करने आया। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया देखो हमने इतने एंगेजमेंट कर लिया, इतना वो चीज़ कर ली, इतनी। अब आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते हो कि इसमें कन्वर्जन कितनी आई। आप ये पूछ लोगे पर आप इसके बेसिस पे मेरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं चेक कर सकते हो, करेक्ट, कि तरुण इसमें सेल कितनी है। तो सर सेल का तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव ही हमारा कुछ और था ना, तो हम सारा काम उसी के बेसिस पे हुआ, राइट। ठीक है। सेम गोज विद अदर थिंग। अगर आप मेरे पास आए हो कि आपने कहा कि तरुण ये पिक्चर्स हैं, हमारे को ये सेल करनी है, ठीक है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव मेरे को समझ में आया कि ये सेल के बारे में ऑब्जेक्टिव है आपका। एज अ मार्केटर मैंने रन करी एडवर्टाइजमेंट, अब मैं आपको डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब डेटा जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा सर ये देखो कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट्स आ गए इस पे, ये देखो इतनी इंगेजमेंट हो गई है, और ये सारी चीज़ करते करते, और फिर मैंने आपको बिल्कुल जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ डेटा तो 80-90% मैंने यही बात तो मैंने बता दी, 10% में बताया सर देखो 4-5 कन्वर्जन हुई है और काम खत्म हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, मैं तेरे को लास्ट में जब तू मेरे पास रिजल्ट लेकर आया तो मेरे को रिजल्ट बता कि ये था। अगर ये नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ और उसको आप कैसे सुधार सकते हो। अब यहाँ पे मैं बिजनेस ओनर्स को ये कह सकता हूँ यार, हर कोई ना मार्केटर गलत नहीं हो गया, हर कोई एजेंसी गलत नहीं हो, ठीक है ना। कभी कभी मिसकम्युनिकेशंस होती हैं,
कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं कि एज अ मार्केटर उसको इतनी स्ट्रांगली नहीं पता जितना आपको पता है अपने बिजनेस के बारे में। राइट। ठीक है, तो आप उससे ये समझ सकते हो कि अच्छा आज सेल नहीं आई है, हम्म। सपोजिटली सेल नहीं आई, हम्म। ठीक है ना, उसने आपको बताया, तो आप ये कह सकते हो कि वो अपनी इनसाइट बताएगा, वो आपको स्ट्रैटेजी बताएगा जो आपने लगाई है, जो उसने लगाई है, फिर आप उस स्ट्रैटेजी में अपने इनपुट दोगे राइट। कि क्या हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं बाय लॉजिक, क्या ऐसे बेटर हो सकता है। बीइंग अ मार्केटर वो आपको अपने इनपुट बताएगा, फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और फिर उसके बेसिस पे आप एक टारगेट सेट करोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे करके कि अभी हम लोग इस क्वार्टर सोचेंगे कि हमारी 50 सेल है, फिर अगले क्वार्टर हम लोग उससे ज़्यादा करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। तो ये वाली चीज़ें आप सेट करोगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला आपको बना रहा है या वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो इंस्टिंक्ट तो आ ही जाते हैं बिजनेस ओनर में कि पता चल जाता है कि कब कौन बना रहा है और राइट कब कौन राइट काम राइट। कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे कोई बिजनेस ओनर आता है, ठीक है, हम डिजिटल मार्केटर्स के पास, उसको सीधा जानना होता है कि यार मैं ना लेट्स से 2 लाख रुपए का बजट लगा रहा हूँ, कितनी सेल आएंगी बताओ, आपका क्या एस्टिमेशन है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि डिजिटल मार्केटर्स जो नए होते हैं वो तो एकदम ही ऐसे हो जाते हैं, यार हमें क्या पता कितनी सेल आएंगी। तो क्या उनको जवाब देना चाहिए बिजनेस ओनर को, सो दैट कि बिजनेस ओनर भी समझ जाए एंड इनका टास्क भी थोड़ा ईजी हो जाए। आई एम श्योर कि आपके साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी, राइट? यार इसको लेके ना मेरे को तो दोनों तरफ से इशू लगता है। हम्म। हकीकत बात तो ये है, देखो भाई, बिजनेस ओनर मेरे पास आया आज, एक XYZ बंदा है मेरे ऑफिस में आ गया, वो मेरे को बोला कि तरुण ये लो 10 लाख रुपए और मेरे को बता दो ये मेरा बिजनेस है, कितनी कन्वर्जन आप लिया हो। मैं नहीं बता सकता भाई। मैं क्यों नहीं बता सकता, इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। भाई मैंने आपका डेटा नहीं पढ़ा है, मेरे को नहीं पता आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, आपने अब तक कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करा है, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका कौन सा सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है, किससे ज़्यादा आपको ROI निकलता है, मेरे को कुछ नहीं पता आपके बिजनेस के बारे में, ठीक है। मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को डेटा चाहिए। तो पहले मेरे को डेटा मैं रीड करूंगा, मैं समझूंगा कि आप आपने कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए हैं, कहाँ कहाँ पे आपको रिजल्ट आया, कहाँ कहाँ पे क्यों नहीं आया, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही बताया जा सकता है कि इस पैसे इतने पैसे में हम लोग इतना निकाल सकते हैं, या इतने पैसे में आज हम इतना निकालेंगे, कल हम इतना निकालेंगे और बाद में हम इतना निकाल सकते हैं। राइट। और एज अ बिजनेस ओनर भी उसको ये समझना पड़ेगा कि जब भी वो किसी मार्केटर के पास जा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं ये इतने पैसे लेकर आया हूँ, मेरे को बताओ कि कितनी कन्वर्जन आएगी, वो एक्चुअली भी गलत है। क्योंकि अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना, अगर आप किसी के पास गए हो और उसके साथ आपकी आधे घंटे की मीटिंग हुई है एंड ही सेइंग कि सर आप टेंशन मत लो, आप ये 2 लाख रुपए दो, मैं आपका रन करता हूँ एडवर्टाइजमेंट और मैं निकाल के लाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं निकाल के ला पाएगा। क्यों नहीं निकाल के ला पाएगा? उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। ये हो सकता है कि हाँ वो बंदा इसी डोमेन में काम करता हो, उस डोमेन का एक्सपर्ट हो बिल्कुल ही, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वो फूड इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है बंदा, वो 10 साल से कर रहा है और उसे पता है कि इस फील्ड में कितने कॉम्पिटिटर हैं, क्या है, तो वो कर सकता है, तब एक सिनेरियो अलग हो गया, ठीक है ना। बट अगर वो सारे प्रोडक्ट कैटेगरी करता है, ठीक है, या फिर आपकी कैटेगरी उसके लिए नहीं है, तो इतना वो मुश्किल है, बताना मुश्किल है। बाकी कुछ और बिजनेस स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक इंडस्ट्री में इतना निकाला जा सकता है, राइट। तो वो एक आपको एक हाइपोथेसिस नंबर बोला जा सकता है कि सर इतना यूजुअली निकल जाता है। ये तब है जब डेटा नहीं है आपके पास, कुछ भी बात नहीं हो रही है, तब आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पकड़ सकते हो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में सर देखो 4% का गेम चल रहा है, तो हम लोग पहले टारगेट करेंगे 3% का या 2% का, क्योंकि अभी आपकी ब्रांड की कोई वैल्यू वो है नहीं, प्रेजेंस नहीं है। राइट। फिर धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग इसको ग्रो करेंगे और इतना ग्रो करेंगे। लास्ट में कुछ क्लाइंट्स हुआ करते थे, तो वो हमारे को ये बताते थे कि सर एडवर्टाइजमेंट तो रन कर रहे हैं पर सेल नहीं आ रही है। अब उनका जो प्रोडक्ट था ना, वो उनका प्रोडक्ट था ही नहीं सेल होने वाला। हमने उन्हें बता भी दिया था कि सर देखो, आप बहुत ज़्यादा बंदे एक और जो मेरे को लगता है चीज़ें करते हैं, वो मार्केट पोर्टल से लड़ने लग जाते हैं कि वो अमेजोन पे भी अपना माल बेच रहे हैं, मिंत्रा पे भी बेच रहे हैं, अलग अलग मार्केट पोर्टल्स पे भी बेच रहे हैं, तो सारे अलग अलग पोर्टल्स पे वो माल बेच रहे हैं तब, और वो खुद भी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो उन लोगों को यही हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि सर कहीं और एडवर्टाइजमेंट मत करो, आप ये मार्केट पोर्टल्स पे ही एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शंस होते हैं, आप उनको ऑप्ट करो, ठीक है। जो दूसरे सोशल मीडिया है या गूगल, अलग अलग जो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अवेयरनेस इन सब पे काम करो, ठीक है। वहाँ से आप ऑडियंस को अवेयर करो और उनको लेकर आओ अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि उन लोगों का इंटेंट नहीं था बाय करने का, वो आपका प्रोडक्ट को सिर्फ देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
एक बार उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो आपके पे उस पे आ जाएंगे, वेबसाइट पे आ जाएंगे, पोर्टल्स पे आ जाएंगे, और फिर वहाँ पे जाके कन्वर्जन हो सकती है। क्योंकि जैसे अमेजोन पे हो गया, मिंत्रा पे हो गया, ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करने वाले कुछ कम होते हैं, बट सब हर कोई ये इंटेंट से आता है कि आज मेरे को परचेज करना ही करना है, या वो 2-3 दिन में या नेक्स्ट वीक में, अपकमिंग वीक्स में परचेज करने वाला है। राइट। ठीक है ना। तो एज अ बिजनेस ओनर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो मार्केटर है, आपकी जो एजेंसी है, वो आपको काट रही है या आपका बना रही है, वो आपको इंटेंट से समझ में आ जाएगा। दूसरा लॉजिक एंड रेलेवेंसी है। ओके। इसी से एक चीज़ और याद आई, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज की डेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग बन गई है कि 30 पोस्ट और 5-10 रील्स बना के डालनी है। दैट इज व्हाट सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट इज राइट सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या होती है? यार बहुत बहुत ब्रॉड टॉपिक है इस पे, तो मतलब आप लगा लो कि 4-5 घंटे निकल जाए तो भी कम ही है। मतलब मेरे को तो बट ऐसा शॉर्ट लगता में है। अगर मैं कहूँ, लाइक एज पर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो इट व्हाट इट इज। यार ये बात सच है जो अभी आपने कही कि 30 पोस्ट हैं और 10 रील्स बनाकर दे दूंगा, आपका सोशल मीडिया का कवर हो गया। एक ना बहुत सही चीज़ मैंने कहीं पे बहुत पहले पढ़ी थी, कंटेंट जनरेशन अलग होता है और कंटेंट मार्केटिंग अलग होती है। जो वो बंदा बनाकर दे रहा है वो कंटेंट जनरेशन वाला पार्ट है। तो कंटेंट जनरेशन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उधर से कुछ आएगा। कंटेंट मार्केटिंग अलग हो गई ऑल टुगेदर। तो जब भी आप किसी भी एजेंसी से बात कर रहे हो या फिर आप खुद के अपने ब्रांड के बारे में भी सोच रहे हो, तो आप ये सोचो कि ये कंटेंट, जैसे आज ये हम कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है ना, तो ये कंटेंट है। अब जब तक सौरभ इस पे पैसे नहीं लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जितने ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं पहुंचेगी इसकी, तब तक ना सौरभ को कुछ बेनिफिट मिलेगा ना मेरे को मिलेगा। राइट। तो वो वाली चीज़ है। इसके लिए ना एक शायद बहुत एग्जाम्पल है, मैं बहुत पहले भी देता था, मैं आज भी देता हूँ। आप किसी शॉप पे गए और वहाँ पे शोरूम के अंदर जो बंदा बेचने वाला है उसके पास 400 शर्ट्स हैं, वो आपको दिखाता उसमें से 10 है, उसमें से आप पसंद करते हो 2। ठीक है। राइट। अब इसी को समझ लो कि कंटेंट जनरेशन के पास, उसके पास थी 400 शर्ट, जिस पे उसने एडवर्टाइजमेंट रन करी थी वो थी 10 शर्ट, जो आपको पसंद आई थी वो थी 2 शर्ट। ठीक है। तो वही वाला गेम है। ज़्यादातर लोग कंटेंट जनरेशन पे काम कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग पे कोई कर नहीं रहा है। ठीक है ना। तो जब तक आप कंटेंट मार्केटिंग पे काम नहीं करोगे तब तक सोशल मीडिया मार्केटिंग का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये है यार चीज़, क्योंकि आजकल 3 सेकंड 4 सेकंड का तो वो हो गया है टाइम, कि True. पोस्ट आया 3-4 सेकंड तक रहेगा, उसके बाद फीड बदल जाएगी। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कंटेंट है मार्केट में कि आई बॉल्स के लिए इतना वो होता ही नहीं है, हर प्लेटफॉर्म पे है ये तो। एग्जैक्टली। फेयर इनफ। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या है, शॉर्ट में पूछो? कंटेंट मार्केटिंग यार बेसिकली वही है जैसे हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, ये सारी चीज़ ही है कंटेंट मार्केटिंग का गेम। कि अगर आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर फिर आपने एडवर्टाइजमेंट रन करी, ठीक है, या फिर उसको ऑप्टिमाइज करा। जैसे बहुत पहले क्या होता था, लोग ग्रुप्स में शेयर करते थे, ठीक है ना, लोग एक दूसरे को टैग किया करते थे कि अच्छा इस बंदे ने करा, तो वो हो गई। किसी की ऑर्गेनिक रीच काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है ना, उसने मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स, आप मैंने आज एक प्रोडक्ट करा कि मैंने 5 क्रिएटिव बना दिए, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लिया जो इसी फील्ड में, ठीक है, और मैंने उनके साथ ये कंटेंट शेयर कर दिया कि भाई ये आप ना अपने टीम के साथ, अपनी मतलब ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिएगा। उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दिया, तो वो हुई, क्योंकि वो मार्केटिंग हुई। अब तक कंटेंट क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब वो डिजाइनर ने मेरे को कंटेंट 5 ग्राफिक बनाकर दिए, उसका अलग काम था, उसका अलग पैसा था, ठीक है ना। उसको मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कहूँगा, मैंने पोस्ट कर दिया, बट जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है वो पहुँचाने के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, या आपको कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी, तो वो डिपेंड करता है। सो बेसिकली कंटेंट जनरेशन एंड कंटेंट मार्केटिंग के अंदर रीच का पूरा गेम हो जाता है, रीच का पूरा गेम, कि कितनी ज़्यादा रीच होगी आपकी उतना ज़्यादा आपका कंटेंट विल गोना वर्क। ग्रेट, नाइस। तो चलो अब थोड़ा सा टॉपिक को ट्विस्ट करते हैं। अभी तक हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, सिंस यू हैव ऑलरेडी बर्न सम ऑफ योर फिंगर्स इनटू इट। तो क्या ख्याल है अबाउट द स्टॉक मार्केट, बिकॉज आज की डेट में काफ़ी क्रेज़ है स्टॉक मार्केट का, एंड काफ़ी ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं, इन विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। बट मैं वहीं पे कहूँगा कि देयर शुड बी अ प्रिकॉशन जो सब लोगों को लेनी चाहिए, देयर शुड बी अ लर्निंग जो सब लोगों को लेनी चाहिए। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है? ओके, सो यार स्टॉक मार्केट
मेरे को पसंद थी स्टार्टिंग से ही। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मार्केटिंग पसंद थी मेरे को और एक स्टॉक मार्केट पसंद थी मेरे को। तो इसका जो क्रेज स्टार्ट हुआ वो भी तेरे साथ ही हुआ, ठीक है ना, क्योंकि करना चाहता था, कभी मिला नहीं ऑप्शन कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, सोचता आ रहा था। फिर सौरभ ने एक कंपनी स्टार्ट करी हुई थी बोइंग बुल्स, सो वो स्टॉक मार्केट की एजुकेशन देती थी। तो भाई ने मेरे को कहा कि तरुण एक काम कर, तेरे लिए एक चीज़ है। अच्छा, इसने मेरे को फ़ोन भी एक दिन करा कि तरुण तेरे लिए ना एक चीज़ है। मैंने कहा क्या? कह रहा है मैंने ना एक कंपनी स्टार्ट करी है, वो स्टॉक मार्केट के एजुकेशन के ऊपर है और तेरे को करना भी था। मैंने कहा हाँ भाई करना तो था। तो कह रहा कर ले। मैंने कहा करवा दे। तो फिर हमने कर ली। तो ऐसे हुआ, क्योंकि लर्निंग फेज था। तो मैंने स्टार्ट करा था इक्विटी से, ठीक है ना। तो इक्विटी करा, और वो शायद कोरोना का टाइम था हमारा, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्विटी में ठीक ठाक सा अच्छा खासा निकल रहा था, रिटर्न अच्छे निकल गए थे हमारे। फिर डाउन द लाइन मेरे को ऑप्शन समझ गया, विच इज आई थिंक और आई बिलीव कि वो रॉन्ग मूव था एज अ बिगनर। अब मेरे को ऐसा लगता है, पर पहले नहीं लगता था। तो हम लोगों ने काफ़ी सारा पैसा लगाया ऑप्शंस पे, और जो कि रिटर्न नहीं निकाल पाया और काफ़ी सारे लॉसेस हुए। अब ये तो समझ में आ गया था क्योंकि मार्केट समझ में आ रही थी धीरे धीरे। तो फिर मैंने और कोर्सेज लिए। फिर मैंने कोर्सेज लेता गया पढ़ता गया, लेता गया पढ़ता गया। अब इस बीच में क्या हुआ कि मैंने करना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब पढ़ रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। मतलब वीडियो देखी, चलो वीडियो देखने के बाद चलो बाहर चलो घूमने चलते हैं, बस हो गया, पढ़ लिए। अब ना वो कभी भी बैठकर सोचा नहीं उस पे, और वो मेरे को लगता है एक वो भी गलती थी मेरी। तो मैं अपनी गलतियां बताता जा रहा हूँ, बाकी आप लोग उससे निकाल सकते हो रिटर्न, मतलब अपने हिसाब से चीज़ें सोच सकते हो। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी लर्निंग्स बता रहा हूँ। मैं भी बस इस फील्ड में स्टार्टेड ही है, 4-5 साल ही हुए हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये एक लर्निंग है जो मेरे को लगता है कि सबके काम आ सकती है। तो हाँ, ऑप्शन से स्टार्ट करा, उधर उधर गलती करी कि मैंने वहाँ से गेम करी, धीरे धीरे समझा, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने और कोर्सेज लिए, कोर्सेज लेता जा रहा था, पढ़ रहा था, बट उसको बैठकर सोच नहीं रहा था। वो एक गलती कर रहा था मैं। सो ड्यूरिंग माई फर्स्ट कोर्स, जिसमें अनीश ने बोला था कि जर्नलिंग करनी चाहिए, तो मैंने जर्नलिंग को इतना सीरियसली लिया नहीं, और मैंने स्टार्ट भी करी तो इतने ढंग से हुआ नहीं, ठीक है। तो मैंने उसे स्टॉप कर दिया। अच्छा, एक ना सौरभ की एक लाइन है, मेरे को नहीं पता, शायद सौरभ उसे ढंग से बता पाएगा, पर सौरभ ये बोलता है कि सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है और यूनिवर्स ना आपको सिग्नल देता रहता है। ठीक है, ये इसका है एक, ये यूनिवर्स सिग्नल देता रहता है। तो मेरे को लगता है कि यूनिवर्स ने ना मेरे को बहुत बार सिग्नल दिया कि जर्नलिंग कर ले भाई, और मैंने उसको हर बार इग्नोर मारा, ठीक है ना। और वो मेरी गलती थी। अब मेरे को लगता है कि जर्नलिंग से आप काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक प्लस पॉइंट, जो भी शेयर मार्केट सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो एक जर्नलिंग करो, ठीक है ना, वो एक बहुत बढ़िया। तो जैसे मेरे को अनीश ने बोला कि भाई जर्नलिंग करना चाहिए, ठीक है। फिर और भी जो मैंने 1-2 कोर्सेज लिए, उन्होंने भी जर्नलिंग के बारे में बताया। कुछ मैं खुद से स्टडी कर रहा था, तब भी जर्नलिंग के बारे में आया। तो फिर मैंने स्टार्ट करा, मैंने लिखना स्टार्ट करा। तो मेरे को एक्चुअली मेरी गलतियां समझ में आई। मेरे को समझ में आया कि मैंने स्ट्रैटेजी ली है, पर मैंने उस पर कभी रिसर्च नहीं करी है बैठ के, कोई ढंग से स्टडी नहीं करी है बैठ के, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें हो गई। फॉर श्योर किसी भी कॉल्स या टिप्स में मत बिलीव करना भैया, फ्रॉड होती हैं बहुत। तो इसमें पैसे कभी नहीं चलाए हैं, टच वुड। ये अनीश ने बहुत पहले बता दिया था बोमिंगुल्स में, ये बहुत पहले से ही है कि भैया कभी भी टिप्स पे मत काम करना। और वो हमेशा ये भी बोलता था कि भाई अगर आप ये सर्विसेज लेने लग जाओगे ना, तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। आप खुद से सोचना बंद कर दोगे। आप ये डिपेंड करोगे कि उसने बताया, मैंने ले लिया, अगर हुआ प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो एक वो भी गलत है। और ऑल टुगेदर उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि ये एक प्रॉपर फ्रॉड सिस्टम है। तो आप जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे वो वाली चीज़ है, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा। तो एक ये वाली चीज़ हो गई कि जर्नलिंग करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस एज अ बिगनर नहीं करना चाहिए, वो एक हो गया। इक्विटी से स्टार्ट करो, ठीक है, इक्विटी करो, धीरे धीरे समझो चीज़ों को, और फिर उसके बाद आप लोग और इसके डेप्थ में जा सकते हो, विच इज़ फ्यूचर। बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क, आप रिस्क एपेटाइट अपना चेक करने के बाद ही जाइएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं फिर पहले चले जाओ। दूसरा, मेरे को लगता है कि मैं हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करता था, और मैं वही करने में मुझे मज़ा भी आता था। मैं चार्ट को भी रीड करता रहता था, क्योंकि आप सीख रहे होते हो, आप चीज़ें समझ रहे होते हो, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि अच्छा मैं शायद इधर गलत हूँ। और जैसा मैंने अभी बोला ना कि यूनिवर्स आपको बताता रहता है, तो ऐसे ही मेरे को यूनिवर्स ने बताया 4-5 अलग अलग दोस्तों के नाम से कि भाई फंडामेंटल ऐड कर ले इसके अंदर। तो अब जब मैं फंडामेंटल
और टेक्निकल को कोलैबोरेट कर कर चीज़ें देखता हूँ तो मेरे को एक होलिस्टिक व्यू समझ में आता है। ओके। ठीक है ना। अब तक मैं सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल सोचता था ना, तो एक माइंडसेट थोड़ा सा नैरो हो गया। नैरो हो जाता है। बट कमिंग विद अ फंडामेंटल इनटू द पिक्चर, अब थोड़ा सा होलिस्टिक हो जाता है व्यू कि अच्छा ओवरऑल क्या चल रहा है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आजकल एक आप कॉन्सेप्ट है कि जैसे मनी कंट्रोल हमारे को सारी डिटेल दे देता है कि बिग शार्क्स, जितने बिग पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या फिर एफआईआईज हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे वो पैसे डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वो पैसे हटा रहे हैं। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि बड़े बड़े एफआईआईज डीआईआईज कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। अब यार वो पैसा लगाएंगे तो चांसेस है वो स्टॉक बढ़ेगा, तो मतलब वो स्टॉक में मूवमेंट होगी। अब मतलब बिग प्लेयर्स उधर आ गए, ये समझ में आ गया। ये शेयर होल्डिंग एक एनालिसिस हो गया जो फंडामेंटल की कैटेगरी में आ गया। अब आपने उन स्टॉक्स की लिस्ट निकाली। अब उन स्टॉक्स की लिस्ट में आपने टेक्निकल डाला। जैसे मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस में क्या करता हूँ, मैं ट्रेंड को चेक करता हूँ कि भैया ट्रेंड कैसा है। अगर सपोजिटली XYZ स्टॉक है, ठीक है, और उसके अंदर ट्रेंड भी अपसाइड है, तो अब 2 प्लस पॉइंट तो मेरे को पता है कि भैया बड़े जो एफआईआई है वो पैसा लगा रहा है, ट्रेंड भी अपसाइड है, तो दोनों चीज तो प्लस में है। राइट। तो अब चांसेस ये हैं कि ये स्टॉक ऊपर उठेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगा भी, बट क्या होगा, इसकी रिकवरी भी फास्ट होगी क्योंकि पीछे पैसा लगाने वाला बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो आप उनके साथ मैच कर सकते हो। तो ये वाली चीजें हैं। तो मैंने एक अपने ट्रेंड चैनल्स बना रखे हैं जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि अच्छा अब मार्केट आ गया है रेजिस्टेंस पे या मार्केट आ गया सपोर्ट पे, तो जब भी ट्रेंड अपसाइड है और एफआईज और डीआईज ने भी उस स्टॉक में पैसा लगाया और जैसे ही वो सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट पे आके ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, ठीक है ना, ऑन द कैंडल साइड, तो उसमें बाय एंट्री कर लेता हूँ। तो वो रिजल्ट भी अच्छा देता है। और ये एक्चुअली मैंने ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे को जर्नलिंग करके समझ में आई। तो एकदम नहीं आई क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कभी मेरी खुद की बनाई भी नहीं थी। हो सकता है बनी हुई भी हो कहीं और पे, मैंने कहीं से छोटा मोटा जोड़ तोड़ कर निकल कर मेरे पास आई। ठीक है ना। तो मैंने फिर उसको जाकर समझा। पहले बोल रहा हूँ मेरी नहीं हो सकती भाई, मैं पहले बता दूँ। ठीक है ना। So yes, Anish talks about there's an edge. Every individual have their own edge. So I believe ये वही edge की बात है कि भाई आपको नॉलेज बहुत जगह से मिलती है और एक आपके अंदर एक चीज होती है एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं, होती है यू पुट इट इनटू द सिस्टम एंड सिस्टम वर्क्स। करेक्ट। तो और मैंने ये एक्चुअली ये वर्क्स मतलब मेरे लिए भाई काम करी है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए काम करेगी नहीं करेगी, ठीक है, आप अपना एनालिसिस कर लेना उस पर ढंग से, पर मेरे लिए काम कर रही है। इसने मेरे को लॉसेस से रिकवर करा है। ठीक है। अच्छा, लॉसेस से रिकवर करना भी एक गलत माइंडसेट है जो भी मैं अभी समझ रहा हूँ, बट हाँ मेरे को लगता है कि ये चीज़ है अच्छी। और डाउन द लाइन आज मैं बोलता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, पर डाउन द लाइन मेरे को पता है कि अपकमिंग 4 to 5 ईयर्स में मैं प्रॉफिटेबल भी हो जाऊंगा इससे और काफ़ी अच्छा पैसा बनने लग जाएगा। ये मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कि लॉसेस ज़्यादा हो रखे हैं। नहीं लॉसेस तो रिकवर हो गए। अच्छा, मैं ये कह रहा मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ना इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में। और अगर एक बार आपको ये बात समझ में आ गई, जैसे हमारे को डिजिटल मार्केटिंग है, ये गेम समझ में आ गई ना हमारे को, तब हमें लगता है इसकी हमें पता है इसका पोटेंशियल क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट का भी मुझे अब लग रहा है कि पोटेंशियल पता चल रहा है कि क्या क्या करा जा सकता है। दो लेट्स सी फ्यूचर क्या है, भगवान क्या सोच रखा है, क्या जर्नी है, बट हाँ आई बिलीव कि हो सकती हैं चीज़। सबसे बड़ा लॉस हुआ था तो कितने का था और कैसा रहा था? ओह, सबसे बड़े लॉसेस मेरे को हुए हैं 1-1 लाख के 2-3 बार। ठीक है। और बहुत खराब लगता है यार। मतलब आप 1.5-2 महीने तो रिकवरी मोड पे चले जाते हो कि अच्छा ओके। ब्रेकअप ज़्यादा बेटर था या फिर लॉस ज़्यादा? क्या, दोनों के देखो अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसमें क्या ही कहे। ओके, तो वो चीज़ें हैं, बट हाँ चीज़ें हो सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं। रिकवर तो मैं नहीं कहूँगा, आप ये माइंडसेट लेकर चलो कि पैसा बनाया जा सकता है एज अ साइड हसल। इसके ऊपर अगर आप 2-3 घंटे दिन में दे सकते हो या फिर वीक में भी 2-3 घंटे कंटिन्यूसली दोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा डाउन द लाइन। 4-5-6 साल आगे की बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो एक लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी जो मेरे को एकदम हिट कर गई थी। स्टॉक मार्केट इज़ द फर्स्ट एल्केमी एंड द सेकंड वन इज़ द एडवर्टीजमेंट। एंड आई गेस वो दोनों ही लाइक आप उसके अंदर हो जो कर रहे हो। तो ग्रेट।
Well, I would say thank you very much, Tarun, for coming over here for Anytime. for giving this such wonderful knowledge to everybody. I hope everybody will gonna like it. Everybody will gonna get to know something from the things which you have shared with us over here. तो अगर आप लोगों को भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आई वुड से कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कर देना. कुछ भी क्वेरी आ रही है आपको, या फिर कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बेटर रिप्रेजेंट करा जा सकता था, तो वो भी आप ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में जाके आप अपडेट कर सकते हो और हम लोग उसके ऊपर बात करके आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि हम लोग आगे भी नए नए इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के नॉलेज लेके आते रहे. आई वुड से कि मैं दोबारा चाहता हूँ एक बार फिर से तरुण हमारे पास आए. इस बार मैं शॉर्ट नोटिस नहीं दूंगा, इस बार मैं थोड़ा लॉन्ग नोटिस दूंगा, बट फॉर दैट यू नीड टू टेल मी कि भाई किस टॉपिक पे आप उनको सुनना चाहते हो, कौन से टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब करें, सो दैट वी कैन create more valuable content for you guys. So yeah, thank you very much guys, you have been a lovely audience. Please do subscribe the channel and hit on the like button. Thank you. Bye bye. Bye bye guys.